Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, beta, today we are going to start the new chapter reproduction. बेटा रिप्रोडक्शन सिंपली जब इसकी हम डिफिनीशन करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. जब भी कोई आपसे कहे कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, तो बेटा लिविंग थिंग्स की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद करने हैं. फर्स्ट, दे कैन ब्रीथ, दे कैन मूव एंड रिप्रोड्यूस एज वेल. सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. फिर आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास 2 किस्म का होता है. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमीट आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. while that type of reproduction in which no male female and sex cells are involved are called what? Asexual reproduction. तो बेटा आज जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे. तो बेटा sexual reproduction, as you know, is that type of reproduction in which both male and female sex cells are involved is called what? Sexual reproduction. Okay बेटा, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. एक है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. किसका? ह्यूमन का डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है उसमें हमारे पास क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले कि उसमें क्या क्या आते हैं आपके पास. तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आते हैं बेटा गोनेड्स. बेटा 2-3 अल्फाज आपने याद रखने हैं. एक आएगा गोनेड्स, सही, एक आएगा गेमीट्स. तो बेटा सिंपली गोनेड इज अ कलेक्टिव टर्म विच इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो गोनेड से मुराद सेक्स ऑर्गन्स. और गेमीट इज अ मेडिकल टर्म, कलेक्टिव टर्म यूज फॉर व्हाट? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स. तो सेक्स सेल्स के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? गेमीट्स यूज होता है और गोनेड्स सेक्स ऑर्गन के लिए. अब अगर मेल हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो उसको क्या कहते हैं? तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम कहते हैं टेस्टिस. क्लियर? और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम कहते हैं ओवरीज. क्लियर? और इसी तरह गेमीट, अगर मेल गेमीट हो या फीमेल गेमीट हो, तो अगर मेल गेमीट हो उसको हम स्पर्म और फीमेल गेमीट हो तो उसको हम ओवम या एग कहते हैं. क्लियर? सो बेटा गोनेड्स यहाँ पे हमारे पास मेल जब होगी तो मेल यहाँ पे क्या होगा? टेस्टिस. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है? टेस्टिस. दूसरा बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे डक्ट्स, सही. और तीसरा इसमें डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स. तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे टेस्टिस, डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर. क्लियर? ओके बेटा, तो सबसे पहले जो है बात करते हैं टेस्टिस और फिर उसके बाद आगे जाते हैं. तो बेटा टेस्टिस, ओके, टेस्टिस. बेटा टेस्टिस जो है उसके हवाले से आपने याद रखना है कितने होते हैं? 2 in नंबर. 2 in नंबर टेस्टिस. मेल हैव 2 टेस्टिस. दूसरा जो टेस्टिस होते हैं ये एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड व्हाट? प्रेजेंट इन अ पाउच या सेक, और उसको हम कहते हैं कॉल्ड व्हाट? स्क्रूटम. क्लियर? लेट्स सपोज दीज आर टेस्टिस. क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस मौजूद होते हैं एंड द आउटर ये जो पाउच वगैरह है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्क्रूटम. अच्छा, तीसरी बात आपने इसके बारे में याद रखनी है बेटा कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है वो थोड़ा कम है. तो देयरफॉर आपने देखा होगा कि अक्सर जो है गर्मियों में दे डिसेंड डाउन. क्लियर? वाइल सर्दियों में जो है दे अटैच विद द बॉडी. तो अटैच विद द बॉडी टेम्परेचर हासिल करने के लिए, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस से अगर कंपेयर किया तो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है? लिटल अबाउट 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लो है. ये क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तकरीबन अबाउट फेवरेबल टेम्परेचर वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. सही. अच्छा बेटा, फिर 2 in नंबर प्रेजेंट. फिर टेस्टिस को अगर देखा जाए बेटा तो टेस्टिस में हमारे पास क्या होते हैं? अबाउट 250 से लेकर 300 तक हमारे पास क्या होते हैं? लॉब्यूल्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने याद रखने हैं. लॉब्यूल्स होते हैं. फिर ईच लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल में ईच लॉब्यूल हैज 1 to 4 seminiferous tubule. Seminiferous tubule.
और हर एक में पेयर लाब्यूल में हमारे पास क्या होते हैं 250 से 300 लाब्यूल्स होते हैं। फिर हर एक में हमारे पास क्या होते हैं 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ अगर आ जाए स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन अकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है अकर्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे सही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। क्लियर? तो इफ आई ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देन यहाँ पे जो है ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा टेस्टी जो है 2n नंबर है प्रेजेंट एंड पाउच जिसको हम क्या कहते हैं स्क्रूटम कहते हैं। इसमें 250 से लेकर 300 तक लाब्यूल्स होते हैं और हर लाब्यूल में फिर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और इसी तरह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है। क्लियर? फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर जाएंगे और वहां पे जो है डिफरेंट सेल्स वगैरह वो स्टडी करेंगे। ओके बेटा नंबर की जब बात हो टेस्टिस तो बेटा एक लफ्ज आएगा हमारे पास, एक है मोनार्किज्म क्रिप्टोकेडिज्म और एक है बेटा मोनार्किज्म। तो ये क्या है बेटा क्रिप्टोकेडिज्म या मोनार्किज्म? बेटा फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस वन आर बोथ इज कॉल्ड व्हाट क्रिप्टोकेडिज्म। उसको हम क्या कहते हैं क्रिप्टोकेडिज्म कहते हैं। क्या होता है पैदाइश से कुछ वक्त पहले ये टेस्टिस जो होते हैं ये हमारे पास बैग्स में यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ से फिर एक ट्यूब के जरिए जो है वो नीचे स्क्रूटम में गिरते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें ये एक या दोनों टेस्टिस जो है उसकी डिसेंडिंग नीचे जो स्क्रूटम में आती है वो फेल हो जाते हैं। तो अब पाउच में जो है स्क्रूटम में हमारे पास एक या कोई भी एग नहीं होता। तो दिस फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड व्हाट क्रिप्टोकेडिज्म। क्लियर? और बेटा मोनार्किज्म किसे कहते हैं? तो मोनार्किज्म ए अ पर्सन हैविंग ओनली वन टेस्टिस ड्यू टू क्रिप्टोकेडिज्म या एनी अदर सर्जरी के जरिए जो है वो काट दिया गया है या और भी कोई रीजन हो, तो ए पर्सन हैविंग ओनली वन टेस्टिस इज कॉल्ड व्हाट मोनार्किज्म एंड इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू क्रिप्टोकेडिज्म एज वेल। दिस इज अबाउट नंबर ऑफ व्हाट टेस्टिस। अच्छा बेटा फिर मैंने कहा कि टेस्टिस के अंदर लाब्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज इफ दिस इज व्हाट टेस्टिस। क्लियर? तो टेस्टिस में हमारे पास क्या होते हैं इस तरह लाब्यूल्स होते हैं अलग अलग। क्लियर? और कितने लाब्यूल्स? अबाउट 250 to 300। और फिर हर एक में क्या होते हैं फिर हर एक लाब्यूल में 1 से लेकर 4 तक क्या होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर? 1 से लेकर तकरीबन ये हर एक लाब्यूल में तकरीबन इसमें 1 है, इसमें 2 3 4 इसी तरह 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो बेटा इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं लूँ तो बेटा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ यूं है, सही है, ये तो कोयल हुए है सुपर कोयल स्ट्रक्चर है। तो अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं लूँ यूं ओपन करूँ, क्लियर, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये हमारे पास क्या है बेसल लेयर है और बेसल लेयर के साथ यहाँ पे जो है क्या है यहाँ पे हमारे पास जर्मिनल सेल्स होते हैं जिससे क्या बनता है यहाँ पे सेल्स होते हैं जिससे क्या बनते हैं स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर? और इसी के साथ यहाँ पे सपोर्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सपोर्टिव सेल्स मौजूद होते हैं और इन सपोर्टिव सेल्स को हम कहते हैं सेरोटोलाई। क्या? सेरेटोली या सेरोटोलाई। तो इसको हम क्या कहते हैं सेरोटोली या सेरोटोलाई। और ये तो जर्मिनल लेयर में हमारे पास ये सेल्स है, इनसे क्या बनता है ये जो रेड से मैंने बनाया यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम है। क्या है? स्पर्मेटोगोनियम गोनिया है, सही है, जिससे फिर क्या बनेगा स्पर्म बनेगा और स्पर्म प्रोडक्शन में जो सपोर्ट करते हैं वो फिर कौन है सेरोटोली सेल्स हैं। क्लियर? अच्छा बेटा ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। लेट सपोज ये मैंने इसको इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्या किया है इसको थोड़ा इनलार्ज कर दिया। क्लियर? अच्छा बेटा फिर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी तरह यहाँ पे तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसके दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं दीज आर डिफरेंट सेरोटोरी सेल्स। इसी तरह यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनियम और इसके दरमियान में क्या होते हैं सेरोटोली सेल्स होते हैं। क्लियर? अच्छा बेटा फिर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसके दरमियान में यहाँ पे सेल्स होते हैं। क्लियर? इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे क्या होते हैं सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होते हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड व्हाट लेडिक सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं लेडिक्स या लेडिक या लेडिन सेल्स कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और कोई आपसे कहें कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कौन करता है तो सिंपली टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है प्रोड्यूस बाय, तो ये प्रोड्यूस बाय कौन प्रोड्यूस करता है बाय व्हाट लेडिक सेल्स। क्लियर? लेडिक सेल जो है या लेडिन सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे फिर इसमें और भी डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट आगे जाकर। अच्छा बेटा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टेस्टिस।
अच्छा बेटा, टेस्टिस के बाद दूसरा हम बात करेंगे डक्ट्स। सेकंड हमारे पास है डक्ट्स। तो डक्ट्स कौन कौन से हैं? तो बेटा एक है हमारे पास वेजा डिफरेंशिया, वेजा डिफरेंशिया या डिफरेंस भी कहते हो, एपिडेडिमस, इसी तरह जो है वैसा एफ्रेंशिया, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ्रेंशिया कर दूंगा, क्लियर, और वेजा डिफरेंशिया, क्लियर, या डिफरेंस भी कह सकते हो। और इसी तरह जो है फिर वेजा डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। सो दीज आर डिफरेंट व्हाट डक्ट्स, वेजा डिफरेंशिया, एपिडेडिमस और वेजा डिफरेंशिया, और दूसरा हमारे पास है क्या? यूरेथ्रा, क्लियर। अच्छा, कोई आपसे कहे कि ये डक्ट्स जो है ये इनमें से लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सा है? तो बेटा लॉन्गेस्ट डक्ट्स हमारे पास ये है एपिडेडिमस, ये क्या है? लॉन्गेस्ट, इन सब में लॉन्गेस्ट ये है। और तकरीबन कितना है? तो ये तकरीबन 20 फीट या 6 मीटर तक जो है वो लॉन्ग है। एपिडेडिमस इज द लॉन्गेस्ट अमंग देम। ओके बेटा, फिर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि वासा डिफरेंशिया, एपिडेडिमस और वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा वगैरह ये कैसे होते हैं, क्लियर। सबसे पहले कोई आपसे कहे कि द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कलेक्टेड बाय, तो बेटा स्पर्म्स आर कलेक्टेड from the seminiferous tubule by vasa efferentia. The vasa efferentia then transfer the sperm into epididymis, while the epididymis then transfer the sperm into vasa differentia, and vasa differentia pour it into the urethra, and from the urethra then it go outside. Clear? अच्छा बेटा, तो ये तरतीब से है। यहाँ पे सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो वासा एफरेंशिया, और फिर इसी तरह ये किस्सा यूं जारी होता है। तो लेट्स सपोज डक्ट्स का ये सारा सिस्टम आपको, तो लेट्स सपोज दिस इज व्हाट टेस्टिस, क्लियर। टेस्टिस में फिर मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। Let's suppose these are different seminiferous tubules, clear? Okay बेटा, फिर याद रखना अब इस seminiferous tubule में हमारे पास sperm production हो गया, clear? So who collect the sperm from the seminiferous tubule? तो बेटा about 10 to तकरीबन about 10 to ये जो मैं बना रहा हूँ about 10 to 20, about 10 to 20 was a efferentia, about 10 to 20 was a efferentia collect the sperm। ये क्या है? ये जो ब्लैक से मैंने बनाए these are vasa efferentia, about 10 to 20 vasa efferentia collect the sperm from a seminiferous tubule, clear। तो ये यहाँ पे जो sperm collect करते हैं ये क्या है? 1 2 3 4 और इसी तरह about 10 to 20, ये क्या है हमारे पास? these are vasa efferentia। और vasa efferentia जो है फिर हमारे पास किसको? फिर हाईली कोइल्ड क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है, कौन सा? एपिडेडिमस, उसको दे देते हैं। और फिर एपिडेडिमस से जो है वो आगे जाकर किसको ट्रांसफर कर देता है? वासा डिफरेंस, और फिर वासा डिफरेंस से कहां पे चला जाता है? फिर वासा डिफरेंस से हमारे पास यूरेथ्रा में। और इसी तरह जो है तीसरा जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज अबाउट एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स। बेटा ये सारी चीजें मैं अलग अलग फिर डायग्रामेटिकली बनाऊंगा, अभी सिर्फ इसके नाम वगैरह जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड क्या है बेटा? जो कि स्पर्म सही हमारे पास बन गया और फिर स्पर्म जो है उसके साथ एजिकुलेटरी फ्लूइड आ जाता है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। तो वो एजिकुलेटरी फ्लूइड कौन पैदा करता है? एसेसरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं। तो कौन से एसेसरी ग्लैंड है? तो सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए। तो एक है सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल, दूसरा है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है बेटा कूपर्स ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बेटा इन सब का सिक्रीशन, इन सब का सिक्रीशन, क्लियर, और प्लस हमारे पास स्पर्म, इन सब का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ये कहलाता है सीमन। ये क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है। अब बेटा इसके सिक्रीशन वगैरह में क्या होते हैं तो वो आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर सेमिनल वेजिकल, तो अलग अलग बेटा आपको बता दूं, इसी से लास्ट टाइम जो है एमसीक्यूज भी आया था। तो सबसे पहले जो है सेमिनल, एक है हमारे पास सेमिनल वेजिकल, क्लियर, दूसरा है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका लोकेशन ये सब कुछ डायग्रामेटिकली फिर बताऊंगा, और इसी तरह जो है हमारे पास कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, क्लियर। अच्छा बेटा सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेजिकल क्या सिक्रीट करता है? तो सिंपली बेटा इसके लिए आपने फार्मूला FAC याद रखना है। मतलब ये सिक्रीट करता है, F से मुराद फ्रक्टोज, तो अगर आ जाए फ्रक्टोज एंड द सीमन इज सिक्रेटेड बाय डैश, तो सेमिनल वेजिकल। इसी तरह ए से मुराद एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, ये सारे जो है खुराक होते हैं, फूड होते हैं, किसके लिए? फॉर स्पर्म। तो फ्रक्टोज, एस्कार्बिक एसिड, और इसी तरह सी से सिट्रेट, क्या? तो सिट्रेट, तो फ्रक्टोज, एस्कार्बिक एसिड एंड सॉरी सिट्रेट नहीं, कोआगुलेटिंग एंजाइम, कोआगुलेटिंग एंजाइम, कौन सा? कोआगुलेटिंग एंजाइम वेजिकुलेस, कौन सा? वेजिकुलेस, जो कि सीमन जब एजेक्ट करते हैं तो उसमें जो
क्लस्टर क्लाट फॉर्मेशन आ जाती है, ये किसकी वजह से? वेसिकुलेज एंजाइम। तो वेसिकुलेज एंजाइम एस्कार्बिक एसिड एंड फ्रक्टोज इज सिक्रीटेड बाय सेमिनल वेसिकल। अच्छा बेटा, प्रोस्टेट के बारे में आसान सा CH आपने याद रखना है, सही। तो C से मुराद बेटा सिट्रेट, सिट्रेट जो है वो कौन सिक्रीट करता है? प्रोस्टेट। और H से मुराद बेटा हाइलोयूरिनिडेज, हाइलोरुनिडेज ये एक एंजाइम है जो कि किस में काम आएगा अभी बताऊंगा। स्पर्म के हेड के ऊपर जो है हमारे पास मौजूद होता है वहां पे क्रोमोसोम, और ये जो है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग जो है उसमें काम आता है। तो सिट्रेट और हाइलोरुनिडेज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसी तरह कपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बेटा ये जो है क्या सिक्रीट करते हैं? थिक क्लियर म्यूकस, थिक क्लियर म्यूकस। अच्छा बेटा, और MCQs यहां से आया था कि थिक क्लियर म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय डैश, कूपर ग्लैंड, प्रोस्टेट या सेमिनल वेसिकल। तो यहां से MCQs आया था 2019 ईटा के MCQs था। क्लियर? अच्छा बेटा, अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, ये सेमिनल वेसिकल का जो हमारे पास सिक्रीशन है ये क्या होता है? ये अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है? तो बेटा ये हमारे पास क्या है? अल्कलाइन, अल्कलाइन सिक्रीशन है इसका। क्लियर? तो ये आपको पता होना है कि यहाँ पे क्या है? अल्कलाइन। इसी तरह प्रोस्टेट का क्या है? स्लाइटली एसिडिक, ये बस एसिडिक है, क्या है? एसिडिक। क्लियर? और इसी तरह कूपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का यहाँ पे जो है ये क्या है? तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये भी अल्कलाइन है। क्या है? तो ये भी अल्कलाइन है। तो ये सेमिनल वेसिकल और कूपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये दोनों अल्कलाइन है, जबकि किसका? प्रोस्टेट का जो है वो क्या है? एसिडिक है। तो दिस इज अनदर पॉइंट ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसका जो है हमारे पास एसिडिक सिक्रीशन और किसका जो है कौन सा है? अल्कलाइन इन नेचर है। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, ये जो है कूपर ग्लैंड या थिक क्लियर म्यूकस, तो बेटा व्हेन समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड, जब भी कोई जो है सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उस वक्त जो स्टार्ट में हमारे पास फ्लूइड आता है, व्हाइट कलर का जो फ्लूइड आता है, ये क्या करता है? यूरेथ्रा को जो है एज अ लुब्रिकेशन वहां पे, और दूसरा जो है चूंकि ये अल्कलाइन है तो यूरेथ्रा जो मेल यूरेथ्रा है ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो ये जब एसिडिक होंगे तो ये उसके वहां पे जो एसिडिटी को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पहले से सीमन के लिए, स्पर्म के लिए जो रास्ता है वो भी साफ कर देता है, और वहां पे दूसरा क्या करता है? दूसरा भी वहां पे जो है एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये किसका काम है? थिक क्लियर म्यूकस का काम है। क्लियर? और ये कब होता है? व्हेन समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड, या आप इसके लिए चंद टर्म्स भी यूज करते हो बेटा। एक है सेक्स ड्राइव, तो जब सेक्स ड्राइव होगा तो सेक्स ड्राइव, तो जब सेक्स ड्राइव या सेक्स ड्राइव को हम मेडिकली क्या कहते हैं? लेबेडो। तो जब भी लेबेडो आएगा तो उस वक्त ये क्या? ये सिक्रीट होगा। सही है? सेक्स ड्राइव, लेबेडो, जब समवन इज सेक्सुअली एक्साइटेड। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास एक लफ्ज आता है बेटा आर्गेजम, ये चंद आर्गेजम। तो बेटा एजुकुलेशन का जो टाइम होता है, स्पर्म एजुकुलेशन, सीमन एजुकुलेशन का जो टाइम होता है, तो एजुकुलेशन ऑफ स्पर्म स्कार्ड वाटर, वहां से जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्गेजम कहते हैं। सही? तो आर्गेजम और सेक्स ड्राइव या लेबेडो, लेबेडो जो है वो सेक्स ड्राइव को कहते हैं, और आर्गेजम जो है एजुकुलेशन जिस वक्त होता है उस टाइम को क्या कहते हैं? आर्गेजम कहते हैं। अच्छा बेटा, अब इन सब का जो है लोकेशन और इन सब का हमारे पास जो है क्या, कौन कौन सा जो है इसका लोकेशन है, कहाँ पे मौजूद है? तो लेट सपोज बेटा, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? दिस इज व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर। इफ दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पीनस। क्लियर? दिस इज व्हाट? पीनस। ओके बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए यूरिनरी ब्लैडर, सही है, ये यूरेथ्रा इसके अंदर इसी तरह आ जाता है। दिस इज व्हाट? यूरेथ्रा। क्लियर? अच्छा बेटा, और साथ में इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं? लेट सपोज दीज आर टेस्टिस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गए? टेस्टिस हो गए। अब टेस्टिस में क्या है बेटा? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और वो फिर किसको देते हैं? यहाँ पे जो है वासा एफ्रेंशिया जो है, और वासा एफ्रेंशिया फिर ये सारे कलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, सही है, ये क्या हो गया? एपिडेडिमस हो गया। क्या हो गया? इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो गया? एपिडेडिमस हो गया। इसमें कुछ यू इस तरह, ये हाईली कॉइल्ड होता है। एपी मीन ऊपर, डेडिमस मीन टेस्टिस, तो टेस्टिस के ऊपर होता है। फिर यहाँ से जो है वासा कौन सा होगा? डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। सही है? उसमें, और वासा डिफरेंस जो है वो फिर यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? लेट सपोज दिस इज व्हाट? वासा डिफरेंस। क्लियर? अच्छा बेटा, तो फिर वो हमारे पास क्या हो गया? वासा डिफरेंस हो गया। फिर वासा डिफरेंस में क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो है ये इसके बैक साइड पे इसी तरह आ जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, इसके बैक साइड पे यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, इस वक्त यहाँ पे जब ये ओपन होते हैं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होते हैं? दीज आर व्हाट?
ये जो बना चुका हूँ दीज आर सेमिनल वेजिकल, ये क्या है, सेमिनल वेजिकल है। तो यहाँ से इसका सिक्रीशन भी इसके साथ मिल जाता है, सही है। और फिर इसके साथ यहाँ पे जो है, जहाँ से ये यूरेथ्रा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होते हैं दोनों साइडों पर, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर। और इसी तरह यहाँ पे जो है पीनस के यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कूपर्स ग्लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, कूपर्स या बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, क्लियर। तो बेटा दिस इज द होल व्हाट, ये डक्ट सिस्टम, टेस्टिस एंड पीनस। तो पीनस के बारे में बेटा, द हेड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लांस। और पीनस हमारे पास जिन मसल से बने होते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। और इसमें कोई जो है बोन वगैरह नहीं होता। अच्छा बेटा, जब बोन की बात आ जाती है, क्या पीनस में हमारे पास बोन होता है, तो बेटा आपने याद रखना है बोन नहीं होता पीनस में। हाँ, मंकीज में अगर देखें, मंकीज में, तो मंकीज के पीनस में हमारे पास बोन भी होता है, मंकीज के पीनस में हमारे पास क्या होता है, मंकीज पीनस में हमारे पास बोन्स होता है, और उस बोन को हम कहते हैं, बोन्स को हम कहते हैं बेटा बैकुलम, क्या कहते हैं, बैकुलम। तो मंकीज के पीनस में बोन भी होता है और उसको हम क्या कहते हैं, बैकुलम। ह्यूमन के पीनस में बोन नहीं होता। अच्छा बेटा, ये तो हमारे पास क्या था यहाँ पे पीनस, और फिर उसके बाद जो है दूसरा एक बात, फीमेल आल्सो हैव पीनस एज वेल। कोई आपसे कहे फीमेल के पास भी पीनस होता है, तो बेटा एक लफ्ज आएगा फीमेल पीनस, फीमेल पीनस। तो फीमेल का जो पीनस है उसको हम कहते हैं बेटा, ये जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा वुल्वा, उसके साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सही है, और उसको हम कहते हैं क्लाइटोरस, क्या कहते हैं, क्लाइटोरस। और इसमें अबाउट 1000 जो है वो क्या होते हैं, सेंसरी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो जब भी एक्साइट होते हैं, सही है बेटा, तो वहां पे क्या होता है, उसमें सेक्सुअल जो ड्राइव है उसकी वजह से जब भी वो किसी चीज के साथ टच होता है तो सेक्सुअल ड्राइव उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे जो है अक्सर पाकिस्तानी नहीं लेकिन दूसरे जो हबश वगैरह उसमें क्या होता है, इसको भी काटते हैं, क्लाइटोरस को क्या करते हैं, काटते हैं। तो फीमेल पीनस इज कॉल्ड व्हाट, क्लाइटोरस, व्हाइल बोन ऑफ द पीनस इन मंकी इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड बैकुलम। ओके बेटा, तो अब स्पर्म हमारे पास यहाँ पे बन गया। कहाँ पे बनता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है बेटा वो कहाँ पे होती है, वो हमारे पास टेस्टिस में होती है, और टेस्टिस के बाद अब यहाँ पे जो है वो आ रहे स्पर्म्स। इसी तरह अच्छा एक और बात जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी, तो बेटा जब यहाँ पे वो आते हैं स्पर्म्स, लेट्स सपोज दीज आर स्पर्म, यहाँ से, सही, और फिर इसी तरह यहाँ से, फिर यहाँ, क्लियर, एंड यहाँ पे इसके साथ क्या, ये सारा फ्लूइड वगैरह भी मिल जाता है, सही है। तो फ्लूइड और प्लस इसके साथ जो स्पर्म इसी तरह बाहर पर रिलीज होते हैं, क्लियर। ओके बेटा, एक और बात जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट, बेटा ये स्पर्म जो है हमारे पास बनते यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो है कोई आपसे कहे स्टोर वगैरह इसके लिए क्या सिस्टम है, तो बेटा एपिडेडिमस की बात मैं करूंगा, एपिडेडिमस। तो एपिडेडिमस जो है इसके बारे में अगर बात कर ले, तो एक तो मैंने कहा कि ये लॉन्गेस्ट है। दूसरी बात इसके बारे में आपने याद रखनी है बेटा, ये फंक्शन इसका क्या है, तो बेटा स्टोर द स्पर्म फॉर सम टाइम, स्पर्म यहाँ पे स्टोर भी होते हैं। और दूसरा बेटा नरिशमेंट भी उसकी, उसको खुराक वगैरह भी यहाँ पे कुछ वक्त के लिए मिलता है। और इसी तरह यहाँ पे गेन मोटिलिटी, स्पर्म्स गेन मोटिलिटी, यहाँ पे मोटिलिटी भी गेन करते हैं। तो अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ एपिडेडिमस, तो है स्टोरेज, नरिशमेंट एंड आल्सो स्विमिंग या गेन मोटिलिटी। जो स्पर्म करते हैं वो कहाँ पे होता है, एपिडेडिमस में, सही। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द ducts and also the glands of and also the testes of what, of male reproductive system। ओके बेटा, लफ्ज आएगा बेटा मैंने कहा सीमन। तो जब भी आ जाए सीमन, तो सीमन हमारे पास मैंने कहा एजिकुलेटरी जो फ्लूइड है, जो ग्लैंड से हमारे पास जो फ्लूइड आता है वो, और प्लस इसके साथ जो है स्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। क्या, अब जो सीमन का पीएच होगा वो क्या होगा, तो अगर आ जाए द पीएच ऑफ सीमन इज डैश, अल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा। तो बेटा अब ये आप वहां से जाके पता करेंगे। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड था, सेमिनल वेसिकल का, वो हमारे पास क्या था, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड था वो अल्कलाइन था, प्रोस्टेट का एसिडिक था, और इसी तरह कूपर ग्लैंड का वो भी क्या था, अल्कलाइन था। तो अब दो अल्कलाइन हो गए, तो नेट हमारे पास क्या आएगा, अल्कलाइन आएगा। तो बेटा सीमन का हमारे पास जो पीएच है वो क्या होगा, अच्छा बेटा एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, या स्लाइटली जो है वो एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो आपको पता लग गया कि दो हमारे पास क्या हो गया, अल्कलाइन। सो दैट्स व्हाई जो सीमन का पीएच है तो वो हमारे पास स्लाइटली क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। अच्छा बेटा अब अल्कलाइन कितना, तो ये आपने याद रखना है 7.2 से लेकर 7.6 तक, क्लियर। ओके बेटा, अगर आ जाए यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा का जो पीएच है वो हमारे पास एसिडिक है।
क्लियर। और इसी तरह वेजाइना का भी जो पीएच है वो भी क्या है, एसिडिक है। तो अब सीमन का पीएच क्या है, अल्कलाइन है, तो ये दे न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा एज वेल एज द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना। तो ये एक इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। अच्छा बेटा, तो सीमन पर अगर देख ले बेटा, तो बेटा सीमन में हमारे पास पर एजुकुलेशन, इसमें अक्सर आ जाते हैं कि पर एजुकुलेशन जो है कितना सीमन रिलीज होता है। तो पर एजुकुलेशन जो सीमन होता है वो कितना, अबाउट 2 to 5 ml सीमन जो है वो एजुकुलेट करता है एक पर्सन, कितना 2 to 5। अच्छा बेटा, अब 2 to 5 जो ml सीमन है इसमें स्पर्म कितने होते हैं, तो बेटा और इसमें फिर 1 ml जो है 1 ml सीमन में हमारे पास कंटेन कितने स्पर्म्स, कंटेन अबाउट 20 to 150 मिलियंस ऑफ स्पर्म। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा अब इलीगली अगर कोई करेगा तो कितना लॉस करेगा, अलॉट ऑफ जो है यहाँ पे स्पर्म पर लॉस हो जाते हैं। अच्छा बेटा, एक हेल्थी जो, अब एक और आपको बता दूं, तो मैंने कहा नॉर्मली हमारे पास कितना होता है 1 ml सीमन जो है कंटेन हाउ मेनी 120 से लेकर कितना 120 से लेकर 20 से लेकर 150 तक, 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म। और जो हेल्दी पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन, तो बेटा याद रखना हेल्दी पर्सन जो है वो क्या करता है, हेल्दी पर्सन में तकरीबन 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है प्रोडक्शन होती है। हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं, सही है। आजकल के सारे हेल्दी अपने आप को कंसिडर करेंगे तो गलत होगा। अच्छा, तो 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होती है पर डे के हिसाब से, 400 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से। क्लियर। और 1 ml जो सीमन है उसमें कितना होता है 20 to 150 मिलियंस। तो ये वैल्यूज आपने याद रखने हैं। अच्छा बेटा, नॉर्मल वैल्यू मैंने आपसे कह दिया है कि नॉर्मल हमारे पास सीमन में कितना होता है 20 to 150 ml ऑफ क्या होता है, 20 to 150 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। तो सीमन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारे पास जो स्पर्म्स होते हैं 20 से लेकर 150 मिलियंस स्पर्म्स होते हैं, इसमें पर ml। क्लियर। अच्छा बेटा, अब इस नॉर्मल, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल। क्लियर। अब अगर ये स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, सही है। स्पर्म काउंट अगर बिल्कुल हमारे पास स्पर्म काउंट अगर इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, इसके लिए दो लफ्ज यूज करता हूं, तो दो टर्म्स आएंगे। स्पर्म काउंट अगर हमारे पास क्या हो जाए, इससे कम हो जाए, तो अगर इससे हमारे पास लो हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। तो दो लफ्ज याद रखना है आपने, एक है बेटा एजोस्पर्मिया, एक लफ्ज आएगा एजोस्पर्मिया, और एक है बेटा ओलिगोस्पर्मिया। तो बेटा एजोस्पर्मिया कंप्लीट एब्सेंस, क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म एंड सीमन में बिल्कुल क्या नहीं है, स्पर्म है ही नहीं, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, एजोस्पर्मिया कहेंगे। और ओलिगोस्पर्मिया क्या होते हैं, जब भी स्पर्म काउंट जो है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, स्पर्म काउंट हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन नॉर्मल, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह फिर मेल इनफर्टिलिटी में कहेंगे कि बोथ एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया आर द कॉजेज ऑफ व्हाट। तो आपके बुक में ये दो लफ्ज नहीं है लेकिन ये जुमले दिए गए हैं। तो बेटा ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया आर वन ऑफ द, ये जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, काजेज है किसके, काजेज ऑफ व्हाट, मेल इनफर्टिलिटी के काजेज है। क्लियर। इनफर्टिलिटी के क्या है, मेन इनफर्टिलिटी के काजेज भी है। फिर इंशाल्लाह मेन इनफर्टिलिटी जब पढ़ेंगे तो ये सारा, तो एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया जो है वो हमारे पास किसे कहते हैं, जब कंप्लीट एब्सेंस हो तो एजोस्पर्मिया, और ओलिगोस्पर्मिया जब स्पर्म काउंट इस नॉर्मल वैल्यू से क्या हो, वो कम हो। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, सीमन जब हम डिस्कस करेंगे तो सीमन में हमारे पास मैंने कहा ये जो है अल्कलाइन पीएच है, इसका अल्कलाइन पीएच है। फिर इसमें चंद आपको बता दूं वेजिकुलेज एंजाइम है, सही है। और वो सारा ये बाकी तो सिट्रेट हो गया, स्कार्बिक एसिड हो गया, फ्रक्टोज हो गया, वो सारे क्या है मतलब वेजिकुलेज हो गया, इसमें फ्रक्टोज है, इसमें हमारे पास वेजिकुलेज सिट्रेट है, सही है, और इसमें स्कार्बिक एसिड है जो कि क्या है, दीज आर डिफरेंट फूड। और एंजाइम्स हमारे पास ये तो उसके लिए क्या हो गया, फूड एक्सेट्रा हो गया, सही है। और इसी तरह एंजाइम्स हमारे पास क्या है, वेजिकुलेज, तो ये क्या है, इसमें एंजाइम मौजूद है। और दूसरा हाइलोरोनिडेज, तो ये भी क्या है, इसमें एंजाइम्स हैं, क्या है, ये दोनों हमारे पास इसमें एंजाइम मौजूद है। क्लियर। तो बेटा वेजिकुलेज एंजाइम क्या करता है वो आपको बताऊंगा बेटा अभी, कि वेजिकुलेज एंजाइम जब स्पर्म एजुकुलेट होता है, सही है, बाहर, तो उसमें फिर हमारे पास जो
क्लम्प फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ये कौन करता है? वेसिकुलेज एंजाइम करता है। हाइलोरुनिडेज जो है अभी स्पर्म में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा बेटा इसमें हमारे पास क्या होता है सीमन में, तो सीमन में हमारे पास दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सीमन में जब होता है इसका काम क्या होता है? तो इसके दो काम है बेटा, इसके काम आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द व्हाट सीमन? तो बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है लेट सपोज ये है हमारे पास यूट्रस, फीमेल यूट्रस, लेट सपोज दिस इज फीमेल यूट्रस। दिस इज फीमेल यूट्रस। अच्छा बेटा यूट्रस में इसको फंडस कहते हैं, ये पेर बॉडी और ये सर्विक्स है, ये क्या है? सर्विक्स। अच्छा बेटा सर्विक्स में यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस का लेयर होता है, सही है। यहाँ पे क्या होता है? इस सर्विक्स में ये जो नैरो ओपनिंग है टुवर्ड्स द यूट्रस, यहाँ पे क्या होता है? ये म्यूकस होता है, म्यूकस का एक लेयर है, सही है। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वेजाइना होता है, क्लियर। अब स्पर्म्स यहाँ पे आ गए, सही है, स्पर्म यहाँ पे सीमन आ गए, क्लियर। सीमन जब आ गए उसमें क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन भी मौजूद है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इस म्यूकस को क्या कर देता है? म्यूकस की विस्कोसिटी जो है वो क्या कर देता है? डिक्रीज। क्या करता है? म्यूकस विस्कोसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो इट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस एंड देन फॉलोपियन ट्यूब एज वेल। तो डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ व्हाट? म्यूकस। कौन सा म्यूकस? जो कि सर्विक्स को बंद किया होता है। अच्छा दूसरा क्या करता है? रिवर्स प्रोड्यूस रिवर्स पेरिस्टालिसिस, रिवर्स पेरिस्टालिसिस, रिवर्स पेरिस्टालिसिस ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना में हमारे पास यहाँ पे क्या कर देता है? रिवर्स पेरिस्टालिसिस स्टार्ट करता है और रिवर्स पेरिस्टालिसिस की वजह से फिर क्या होगा? स्पर्म विल मूव अपवर्ड। तो अगर आ जाए कि रिवर्स पेरिस्टालिसिस एंड म्यूकस विस्कोसिटी को डिक्रीज कौन करता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? सीमन। इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीमन, क्लियर। ओके बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सीमन एंड इट्स डिफरेंट फंक्शन। ओके बेटा आगे जाते हैं, आगे है हमारे पास क्या? स्पर्म को डिस्कस करेंगे। स्पर्म जो कि इसको हम मेल सीड भी कहते हैं, मेल सीड एज वेल, सही है। अच्छा बेटा स्पर्म में जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हैप्लॉइड। या स्पर्म हमारे पास हम कहते हैं मेल गेमीट, और गेमीट का मैंने कहा क्या होता है? मेल गेमीट या सेक्स सेल्स, क्लियर बेटा। अच्छा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। ओके स्पर्म को अगर हम देख ले तो स्पर्म में हमारे पास आसान सा बेटा चार पार्ट्स होते हैं। एक है हेड, क्लियर, एक है हमारे पास नेक, एक है मिडल पीस, मिडल पीस, और इसके साथ जो है वो है टेल, क्लियर। अच्छा बेटा अब आ जाए कि हेड में हमारे पास क्या होता है? तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्लियर। अच्छा नेक में हमारे पास क्या होता है? तो नेक में याद रखना है यहाँ पे क्या होता है बेटा? तो नेक में और मिडल पीस में और ये सारा, तो नेक में हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, क्लियर। और मिडल पीस में स्पाइरली अरेंज जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज, क्लियर। और इसी तरह जो है टेल हमारे पास फ्लैजेला वगैरह जो कि सेंट्रियोल से एक पार्ट चला जाता है और वहां पे एक फाइबर चली जाती है और वो टेल बनाता है, क्लियर। अच्छा बेटा फिर अगर स्पर्म को देखा जाए, लेट सपोज दिस इज ह्यूमन स्पर्म, क्लियर, ये टेल। तो स्पर्म के इस हेड के साथ यहाँ पे क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये इसके साथ अटैच होता है। और एक्रोसोम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा इसी एक्रोसोम में यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम होता है, कौन सा? हाइलोरुनिडेज। और हाइलोरुनिडेज क्या करता है? तो बेटा याद रखना है आपने कि जो स्पर्म जब हमारे पास आगे जाता है, लेट सपोज ये है एग, तो एग में हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो अब ये जब हाइलोरुनिडेज जो है ये सिक्रीट हो जाए तो ये इस हाइलुरोनिक एसिड को क्या कर लेता है? डिग्रेड कर लेता है, और थस ये काम आता है पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द एग, क्लियर। ये पेनिट्रेशन में काम आता है। तो ये हाइलोरुनिडेज हाइलुरोनिक एसिड जो कि इसमें होता है एग के इर्द गिर्द, और ये क्या करता है? इसको डाइजेस्ट कर देता है और पेनिट्रेशन कर लेता है, सही है। स्पर्म की पेनिट्रेशन के लिए ये जरूरी होता है, क्लियर। अच्छा बेटा आगे जो है डिस्कस करेंगे स्पर्म्स, और स्पर्म के बाद हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो बेटा द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहां पे होता है? इनसाइड द व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। क्लियर? अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने याद रखना है बेटा, हमारे पास सबसे पहले जो सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो एक शॉर्ट सा स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आ जाए, ये कब स्टार्ट होगा? तो स्टार्ट एट प्यूबरिटी, जब, और ये तकरीबन मेल में हमारे पास अबाउट 14 ईयर्स, नॉर्मली जो है 14 ईयर्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि ये एट प्यूबरिटी स्टार्ट होगा, जबकि ओजेनेसिस जो फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होता है वो बिफोर बर्थ होता है, और ये आफ्टर द बर्थ 14 ईयर तकरीबन प्यूबरिटी जब मेल पहुंच जाता है तो उस वक्त स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो बातें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और दूसरा इसके लिए जो है एज मैंने आपको बता दिया, प्यूबरिटी है, जो कि कहां पे हमारे पास जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाता है तो उस वक्त टेस्टिस में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ओके बेटा, यहां पे सेल्स है हमारे पास, लेट्स सपोज ये है स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? और स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या है? डिप्लॉइड है। बेटा अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बात है, इसको याद रखना है। तो ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? अच्छा, फिर स्पर्मेटोगोनियम जो है माइटासिस इसमें हो जाती है। क्या? माइटासिस। और जब माइटासिस हो जाती है तो इससे क्या बनते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एक और ये दूसरा सेल बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाते हैं माइटासिस में, याद रखना है आपने, माइटासिस। यहाँ पे माइटासिस हो गया, और जब माइटासिस हो जाता है तो दो ही आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास वजूद में आते हैं। क्लियर? और इनमें से एक को हम कहते हैं ए और दूसरे को कहते हैं क्या? बी सेल। लेट्स सपोज ये है ए और ये है बी सेल। अच्छा बेटा, अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो ये ए सेल जो है, सॉरी माइटासिस हो जाता है तो ये ए सेल दोबारा, अब यहाँ पे जो सेल की डिफिशियंसी आती है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास जर्मिनल लेयर। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेल थे, इसने माइटासिस कर लिया और दो बन गए, तो अब ये जगह खाली हो गया। ये सारे जो है हमारे पास क्या थे? सेल्स थे। यहाँ पे जर्मिनल लेयर में स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है। क्लियर? स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे क्या है? मौजूद है। तो अब यहाँ पे जो था उसने क्या किया है? माइटासिस कर लिया। जब माइटासिस कर लिया, ये क्या होता है? ये जगह खाली हो जाता है, तो इसमें जो ए सेल होता है ये उस डिफिशियंसी को दोबारा पूरा करने के लिए वापस यहाँ पे आ जाता है। तो बेटा एक और बात आपने याद रखनी है, ओजेनेसिस जो है फीमेल में स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ और खत्म हो जाता है, फिर ये लाइफ टाइम नहीं होता, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये लाइफ टाइम होता है। तो एक और बात बेटा, फीमेल जो है अबाउट 40 to 45 और 50 एज के बाद दे कांट गिव अ यंग वन, वो जो है गिव बर्थ टू अ यंग वन, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी। लेकिन मेल जो है लाइफ टाइम, बूढ़ा भी जो है वो भी लाइफ टाइम स्पर्म प्रोडक्शन उसमें होती है और वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये क्या है? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, हमारे पास दो स्पर्म्स आ गए, दो जो है हमारे पास सेल्स बन गए, एक दोबारा अपने जो जगह खाली होता है उसको क्या कर देता है? उस डिफिशियंसी को पूरा कर देता है। तो इसी वजह से मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो अगर आ जाए, ये कब तक होगा? 40 ईयर 45 नहीं, लाइफ टाइम ये होगा। क्या होगा? लाइफ टाइम है। क्लियर? ओके बेटा, तो ए तो वापस चला गया, सही है, बी रह गया। अब बी जो है ये हमारे पास क्या है बेटा? इसमें फर्दर हमारे पास क्या होता है? इससे एक और सेल बन जाता है, इसमें फर्दर इंटरफेज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरफेज हो जाता है। क्लियर? इंटरफेज। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, तो इंटरफेज होगा, और इंटरफेज जब हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? लेट्स सपोज ये आ गया, इसमें ये सेल। क्लियर? तो ये जो सेल्स आ गया इंटरफेस के बाद, अब यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाता है, क्योंकि इंटरफेस के पास डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और इसी तरह जो है यहाँ पे भी क्या होता है? डीएनए डबल हो गया। क्लियर? इसके अंदर हमारे पास क्या है? डीएनए मौजूद है। ये क्या है? डीएनए है। दिस इज व्हाट? डीएनए। क्लियर? दिस इज डीएनए। तो अब जब इंटरफेज हो गया, लेट्स सपोज, तो उसमें हमारे पास क्या हो गया? क्रोमोसोम डबल हो गए। क्लियर? ओके बेटा, आगे जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बन गया इंटरफेस का, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा, तो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मैं यहां पे लेकर आता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या? दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब आप कहो ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। अलॉट ऑफ एमसीक्यूज यहां से आ सकते हैं। अच्छा बेटा, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? मियासिस 1 होगा। यहां पे इसमें मियासिस 1, तो अगर आ जाए मियासिस 1 अकर इन डैश स्पर्मेटोगोनियम,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में? तो जब मियासिस हो जाएगा तो बेटा मियासिस जो है वो हमारे पास क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसमें हमारे पास जब मियासिस हो जाता है, क्लियर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास क्या हो गया? मियासिस हो गया। अब जब मियासिस हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? सेल्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज क्लियर। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे मियासिस 1 2 सेल्स आ गए मियासिस की वजह से, क्लियर, मियासिस 1 की वजह से। तो एक में लेट्स सपोज यहाँ पे ये क्रोमोसोम आ जाता है और दूसरे में दूसरा क्रोमोसोम आ जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये हेप्लाइड, दिस इज वर्ड हेप्लाइड, क्लियर। एक क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे साइड पे। तो मियासिस अब यहाँ पे ये जो बना है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गए, क्लियर। अच्छा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फिर यहाँ पे हर एक में डिवीजन हो जाएगा, क्लियर। और हर एक में हमारे पास अब मियासिस 2 होगा। और मियासिस 2 क्या है? वो मियासिस 2 जो है हमारे पास क्या है? सेम एज माइटोटिक डिवीजन है। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास जब मियासिस 2 होगा, क्लियर, और इसी तरह यहाँ पे भी मियासिस 2 होगा, मियासिस 2। तो अगर कोई कहे मियासिस 2 इज अकर इन डैश तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ए बेटा आसान है, 2 आया है तो सेकेंडरी, 1 आया है तो प्राइमरी, क्लियर। तो मियासिस 2 जो है हमारे पास क्या होगा? वो किस में होगा? सेकेंडरी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे, क्लियर, यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएंगे। अच्छा, तो इनसे भी 2 और इनसे भी 2। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी क्रोमोसोम आ जाएंगे, क्लियर। तो अब ये जो आ गए इसको हम कहेंगे स्पर्मेटेड। क्या कहेंगे? स्पर्मेटेड। इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड के बारे में याद रखना, ये क्या होंगे? ओवल, ये क्या होंगे? राउंड होंगे, सही है, और या ओवल भी कह सकते हो। अच्छा, और दूसरा जो है ये नॉन मोटाइल है। क्या है? नॉन मोटाइल है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है? स्पर्मेटेड, राउंड भी है और नॉन मोटाइल है। अब इसके बाद क्या होगा? तो बेटा इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक है लफ्ज बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। और एक स्पर्मेटोजेनेसिस में अंदर एक सब प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? सिंपली यहाँ पे देखो, तो स्पर्मियोजेनेसिस में ये क्या हो जाते हैं? ये थोड़े एलांगेट हो जाते हैं, सही है, ऐसे, और दे गेन मोटिलिटी, फ्लैजेला भी इसमें आ जाता है, क्लियर। दे गेन आल्सो मोटिलिटी एज वेल। तो यहाँ पे मेच्योर स्पर्म्स हमारे पास, ये इमेच्योर होते हैं और ये मेच्योर। तो बेटा ये जो प्रोसेस हो गया दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये सारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है। ये प्रोसेस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है, क्लियर बेटा। दिस इज द होल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारे पास क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस था। स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपल बेटा, सबसे पहले जर्मिनल लेयर में हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है, उससे माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बन गए, ए और बी। ए वापस उस डिफिशिएंसी को पूरा कर लेता है, बी आ जाता है, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर लेता है। अब बी जब यहाँ पे आ गया, उसमें इंटरफेस हो गया, तो उसमें हमारे पास डीएनए डबल हो गया, और यहाँ पे जो है क्या हो गया? अब इससे क्या बन गया? प्राइमरी, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वहां पे मैं दोबारा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियासिस 1 होता है, और फिर मियासिस 1 के नतीजे में यहाँ पे 2 सेल्स आ गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस 2 हो गया, और इसी तरह 4, और 4 फिर जब मोटाइल हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स। नाउ दे आर कॉल्ड स्पर्म, मैच्योर स्पर्म्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? स्पर्म्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज, लेट्स सपोज, तो पहला एमसीक्यूज सिंपली ये बस स्पर्मेटोसाइट्स है। चलो यहाँ पे आपको आसान से ये पॉइंट्स अब आपने याद रखने हैं बेटा। तो बेटा अगर आ जाए कि स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनियम, ये क्या है? तो बेटा ये हमारे पास क्या है? डिप्लाइड है, 2n है, डिप्लाइड है, क्लियर। ये हमारे पास डिप्लाइड है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, शाबाश, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हमारे पास क्या है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमारे पास वो भी क्या है? 2n है, क्योंकि माइटोसिस होता है, सही है। अच्छा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में ये 2n है, और इसमें हमारे पास मियासिस शाबाश 1 होता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा, और यहाँ पे भी माइटोसिस होता है। अच्छा बेटा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में आते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में आपने याद रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो हेप्लाइड होता है। क्या होता है? हेप्लाइड होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस शाबाश मियासिस 2 होता है, क्लियर। अच्छा, और फिर आएगा स्पर्मेटेड,
स्पर्मेटिड के बारे में वहां पे लिखवा चुका हूं कि ये राउंड या ओवल होगा और नॉन मोटाइल होगा, और स्पर्म जो है ये भी हमारे, और हेप्लाइड भी होगा, तो इसके साथ आप हेप्लाइड बी लिख दो, ये हेप्लाइड भी है, और स्पर्म भी हमारे पास ये सारा होगा, लेकिन क्या होगा, एलांगेट होगा, उसमें मोटाइल होगा और हेप्लाइड होगा, सही है। तो स्पर्म में इसी तरह ये सारे आ जाते हैं, क्लियर। अच्छा बेटा एक और चीज, चलो अब यहां पे अगर देखा जाए बेटा, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम थोड़ा डिफरेंस है। तो बेटा लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास इसमें जो है, इसमें अगर देखा जाए ये हमारे पास है डिप्लाइड, 2n है, क्या है, डिप्लाइड है, क्लियर, क्योंकि ये एक n एक दूसरा n, सही है। n से मुराद सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये जो स्मॉल n में लिखूंगा, जहां पे भी बेटा लफ्ज आ जाए स्मॉल n, तो यहाँ पे चलो अगर ये समझ आ गई हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, इसमें बातें हैं। अच्छा बेटा n जब आ जाए, n में लिखूं तो इससे मुराद सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्लियर बेटा। अच्छा तो अब यहाँ पे जो है कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बेटा हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो 2n, क्लियर, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो 2n। अच्छा इसमें डीएनए कितने होगा, तो इसमें भी एक डीएनए है और इसमें भी एक डीएनए है। तो लेट सपोज ये अगर हमारे पास क्या है, कौन सा है, ह्यूमन सेल्स है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। तो डीएनए के लिए कैपिटल N जब आएगा तो बेटा दिस इज यूज फॉर डीएनए, ये किसके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस इज यूज फॉर व्हाट, डीएनए। तो अब यहाँ पे जो है मैंने कहा है n प्लस n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2n होगा ये सेल। अब इसमें डीएनए कितने हैं, तो वो भी 2 सेट्स ऑफ डीएनए है, तो n और n मतलब टोटल 46 डीएनए है, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारे पास 2 कैपिटल N होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये हमारे पास अगर आ जाए तो ये 2n है और इसी तरह 2 कैपिटल N भी है, क्लियर। अब यहाँ पे जब माइटोसिस हो गया, सही है, तो ये इसका भी यही किस्सा है, सही है, ये भी 2n है, 2n, और इसी तरह जो है ये भी हमारे पास कैपिटल 2n होगा, सेम वही है, माइटोसिस हो गया। अच्छा बेटा अब यहाँ पे किस्सा कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो बेटा यहाँ पे जब माइटोसिस हो जाता है, तो अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो बेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 2 ही है, तो ये भी 2n होगा, ये भी क्या होगा, 2n है, डिप्लाइड स्ट्रक्चर है, क्लियर। लेकिन इसमें जो डीएनए है वो डबल हो जाते हैं, इसका भी डबल हो गया और इसका, तो डीएनए के लिहाज से ये क्या होगा, 4n हो जाएगा, कैपिटल N, तो 4n क्या है, ये कैपिटल N हो गया, क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा अब यहाँ पे जो है डीएनए के जब माइटोसिस हो जाती है तो ये डबल हो जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम वही 2 है, क्रोमोसोम क्या है, वही हमारे पास 2 है, लेकिन क्रोमोसोम बेटा आपको बता दूं, क्रोमोसोम फिर इंशाल्लाह क्रोमोसोम डीएनए में हम पढ़ेंगे, ये भी क्रोमोसोम है, और इसी तरह अगर आ जाए दिस इज आल्सो क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है और लेकिन ये सिंगल क्रोमेटिड और ये डबल क्रोमेटिड है, इसमें डीएनए जो है 1 कॉपी है और इसमें डीएनए के 2 कॉपी है, तो ये भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम है, क्लियर बेटा। तो इसलिए ये भी क्रोमोसोम है और ये भी ये टोटल एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें डीएनए डबल है, तो इसलिए उसके लिए मैंने क्या, ये है डिप्लाइड और 2n। अच्छा बेटा अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का वहां पे किससे हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब अगर आ जाए तो बेटा ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास n, हेप्लाइड है, ये क्या है, n है, लेकिन हेप्लाइड है, लेकिन क्या है, डीएनए के लिहाज से ये 2n है, क्या है, क्योंकि डबल इसमें है, 2 डीएनए है, तो ये n है हेप्लाइड, लेकिन डीएनए के लिहाज से क्या है, 2n है। अब यहां पे आ जाए स्पर्मेटिड या स्पर्म, तो स्पर्मेटिड या स्पर्म में हमारे पास ये भी क्या है, ये हमारे पास है n, और इसी तरह अब सिंगल डीएनए तो कैपिटल N, तो स्मॉल n है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल n और कैपिटल N, क्लियर हो गया। अच्छा इसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। तो चलो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि लेट सपोज आ जाए कि स्पर्म नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डैश, ये क्या है, ए में लिख लूं शाबाश कैपिटल N, बी में लिख लूं बेटा 2n, और सी में लिख दूं 2 स्मॉल n, डी में लिख दूं नन। तो अब यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, तो आप खुद देख लो बेटा, शाबाश। तो बेटा मैंने कहा था आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखो, तो इसमें हेप्लाइड है, तो यहाँ पे हेप्लाइड के लिए मैंने क्या कहा था, स्मॉल n यूज होता है। तो अब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें स्मॉल n नहीं आया, 2n आया है, तो 2n तो डिप्लाइड के लिए है और ये क्या है, हेप्लाइड स्ट्रक्चर है, तो ये तो गलत हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो डीएनए नंबर, तो डीएनए नंबर के लिहाज से यहाँ पे क्या है, डबल डीएनए है, यहाँ पे भी डबल डीएनए है, तो इसीलिए स्मॉल n, बच्चे स्मॉल n ये कैपिटल N टिक कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो हमारे पास 2n होगा। तो ये हमारे पास है हेप्लाइड, लेकिन 2 कैपिटल N है, तो ये 2 कैपिटल N और स्मॉल n का ये किस्सा आपने याद रखना है। कैपिटल N जो है दिस इज यूज फॉर डीएनए, सही है, डीएनए नंबर, सेट ऑफ डीएनए, और जो स्मॉल n है दिस इज यूज फॉर व्हाट, दिस इज यूज फॉर सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर हो गया। तो इसी तरह अगर ये कुछ इस तरह किससे आ जाए 2n और वगैरह, तो ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है क्या क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास गोनेड्स हैं विच आर कॉल्ड व्हाट, ओवरीज, तो फीमेल जो गोनेड्स होते हैं या 6 ऑर्गन विच आर कॉल्ड व्हाट, ओवरीज। दूसरा जो है उसमें यूट्रस, क्लियर, और इसी तरह जो है विजाइना,
और इसी तरह जो है इसके साथ हम पढ़ेंगे यूट्रस के साथ फॉलेपियन ट्यूब एज वेल, फॉलेपियन ट्यूब। सो बेटा टुडे इन आवर टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना एंड फॉलेपियन ट्यूब। ओके बेटा, सबसे पहले तो इसमें अक्सर साइज वगैरह आ जाते हैं, तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है इसमें जितने साइज आएंगे तो वो अलग आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर आ जाए कि वेजाइना जो है उसकी साइज लेंथ कितनी है, तो बेटा वेजाइना की जो लेंथ है वो हमारे पास अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। दूसरा अगर आ जाए फॉलेपियन ट्यूब, तो फॉलेपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, तो अबाउट 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसी तरह अगर आ जाए ओवरीज, तो बेटा ओवरीज के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। एक इसका जो है शेप, तो शेप हमारे पास क्या है, ओवल शेप है। दूसरा बेटा इसका जो है वो साइज, तो 3 to 5 सेंटीमीटर जो है ये इसका लेंथ है, और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, थिकनेस या वाइड है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अगर आ जाए ओवरीज का साइज, तो बेटा लेंथ उसकी 3 to 5 सेंटीमीटर, वाइल उसका जो विड्थ है या थिकनेस है या डायमीटर वो हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर। वेजाइना इज 8 to 10 सेंटीमीटर एंड फॉलेपियन ट्यूब जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, डायग्रामेटिकली अब इसमें सब एमसीक्यूज और सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज यूट्रस, if this is what, uterus, clear? This one is another fallopian tube, और यहां पे इसके साथ क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। यहां पे ओवरीज, तो ओवरीज भी दो होते हैं। ओके बेटा, दिस इज फॉलेपियन ट्यूब, ये हमारे पास यूट्रस, और दिस इज व्हाट, ओवरी, और यहां पे जो है हमारे पास क्या होता है, वेजाइना। दिस इज व्हाट, वेजाइना। ओके, अब इसमें फर्दर, तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरी के बारे में। क्लियर? अच्छा बेटा, जब ओवरी आ जाए तो ओवरी के बारे में ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको याद होना चाहिए, क्या ट्रिक्स है यहाँ पे। तो बेटा ओवरी में याद रखना, ओवरी में 3 सेक्स होते हैं, जिसके अंदर इमेच्योर हमारे पास एग होता है या ओसाइट्स होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो बेटा ओवेरियन फॉलिकल जो है वो कितने होते हैं, तो अप टू लेग्स हमारे पास तकरीबन 4 लेग्स बिफोर बर्थ होते हैं, और इसी तरह फिर ये डिक्रीज होते रहते हैं, 4 to 40 लेग इसी तरह समथिंग है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट 3 सेक्स होते हैं ऐसे, और उस सेक्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, ओसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, ओसाइट्स होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, ओवेरियन फॉलिकल। तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल हमारे पास होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कौन से, एस्ट्रोजन वगैरह से। तो एस्ट्रोजन भी यहां से सिक्रीट होता है व्हेन दे मैच्योर, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से सिक्रीट हो जाता है। ओके बेटा, ओवरी के बारे में पहली बार मैंने कही, इसका साइज आपको याद होना चाहिए, 3 to 5 और 2 to 3। दूसरा, ओवरी में हमारे पास 3 सेक्स है, जिसके अंदर जो है क्या है, ओसाइट्स मौजूद है, और उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ओके बेटा, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे फॉलेपियन ट्यूब के बारे में। तो बेटा दिस इज व्हाट, फॉलेपियन ट्यूब, फॉलेपियन ट्यूब। तो बेटा इसको हम फॉलेपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसको हम यूट्रीन ट्यूब भी कहते हैं। तो अगर आ जाए यूट्रीन ट्यूब या फॉलेपियन ट्यूब, दोनों का एक ही मतलब है। ओके बेटा, अब फॉलेपियन ट्यूब ये सारा हमारे पास क्या है, फॉलेपियन ट्यूब साइज इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, फिर आगे, फिर अगर फॉलेपियन ट्यूब के बारे में आ जाए बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आ जाए फर्टिलाइजेशन अकर एंड डैश, तो बेटा फॉलेपियन ट्यूब में हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है, फॉलेपियन ट्यूब में होता है। अच्छा ओके बेटा, फॉलेपियन ट्यूब में अब अगर देखा जाए स्पेसिफिक, ये तो जनरल मैंने आपको बता दिया कि फॉलेपियन ट्यूब, लेकिन स्पेसिफिकली अगर यहां पे देखा जाए फॉलेपियन ट्यूब, तो फॉलेपियन ट्यूब के हमारे पास 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं एस्टेमस, एस्टेमस। दूसरे को हम कहते हैं एम्प्यूला, और इसी तरह थर्ड वन है इनफंडेबुलम। यहां पे हमारे पास एस्टेमस, एम्प्यूला और इसी तरह इनफंडेबुलम। क्लियर? तो एस्टेमस, एम्प्यूला और इनफंडेबुलम। अब आपके बुक में तो बस इसी तरह जिक्र है कि फर्टिलाइजेशन फॉलेपियन ट्यूब, लेकिन फॉलेपियन ट्यूब में फिर कहां पे, तो बेटा एम्प्यूला में होता है। कहां पे, एम्प्यूला में। दिस ये पार्ट जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है, एम्प्यूला कहलाता है, ये इनफंडेबुलम कहलाता है, और ये सारा क्या कहलाता है, एस्टेमस कहलाता है। अच्छा बेटा, लफ्ज इनफंडेबुलम आ गया, तो बेटा जब इनफंडेबुलम आ जाए, फंडेबुलम, तो बेटा ये 2 जगहों पर आपके बुक में है। एक जो है स्टाक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके जरिए स्टाक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने कहा था चलो ऐसे ही बना देता हूं, लेट्स सपोज ये हाइपोथैलेमस, और यहां पे हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके स्टाक को भी इनफंडेबुलम कहते हैं। और यहां पे इनफंडेबुलम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, अ पार्ट ऑफ फॉलेपियन ट्यूब या यूट्रीन ट्यूब। क्लियर बेटा?
ओके बेटा, दूसरा फॉलोपियन ट्यूब के बारे में क्या होना चाहिए आपको याद ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बेटा यहां पे जो सेल्स होते हैं दे मे बी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। इसका साइज ये है और ये या तो सिलिएटेड होंगे लेट्स सपोज ऐसे, और या जो है नॉन सिलिएटेड होंगे। अच्छा, और बेटा ये बने होते हैं किससे? स्मूथ मसल से। ये हमारे पास स्मूथ मसल से बना होता है कौन? फॉलोपियन ट्यूब। तो बेटा याद रखना आपने कि ये सिलिएटेड जो सेल्स है और प्लस स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यहां पे फर्टिलाइज एग यहां से इसी तरह नीचे आता है। तो ये मूवमेंट में ये सिलिएशन और स्मूथ मसल जो है ये फर्टिलाइज एग की जो मूवमेंट होती है यहां पे उसमें ये मदद देता है किस की? टुवर्ड द यूट्रस आने की। और जो नॉन सिलिएटेड है ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग के नरिशमेंट वगैरह के लिए जरूरी होता है। तो नॉन सिलिएटेड का काम क्या है अगर आ जाए? नरिशमेंट, सही है, डिफरेंट प्रोड्यूस डिफरेंट न्यूट्रिएंट वगैरह। व्हाइल सिलिएटेड का क्या काम है? तो इट हेल्प इन अ मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टुवर्ड्स द व्हाट? यूट्रस एक्सेट्रा। अच्छा बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है और स्पेसिफिक एम्प्यूला में, और ये स्मूथ मसल से बना होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड का क्या काम है, नॉन सिलिएटेड का क्या काम है वो आपको पता लग गया। ओके बेटा, ओवरी हो गया, दूसरा फॉलोपियन ट्यूब हो गया। तीसरा जो है बेटा हम बात करेंगे फॉलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या काम क्या कर रहा है वो बाद में बता देते हैं। तो सबसे पहले यूट्रस को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स है। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फंडस, क्लियर। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी, और बेटा ये जो नैरो पार्ट है इसको हम कहते हैं सर्विक्स, सही है, एंट्रेंस जो विजाइना से अंदर एंट्रेंस है। और बेटा यहां पे हमारे पास क्या होता है? म्यूकस होता है, म्यूकस का लेयर होता है। यहां पे म्यूकस का लेयर होता है जो कि क्या होता है? थिक होता है और स्टिकी होता है, ठीक है ना, स्टिकी म्यूकस लेयर होता है, क्लियर। और बेटा यहां पे हमारे पास विजाइना, चलो विजाइना में बाद में, चलो अगर विजाइना आ जाए, विजाइना तो इसके बारे में 2-3 बातें सुन लो। विजाइना इज आल्सो कॉल्ड कपुलेटरी ऑर्गन। यहां पे कपुलेशन होती है मेल फीमेल की, और इसी तरह जो है कपुलेटरी ऑर्गन भी है। और दूसरा बेटा बर्थ कैनाल भी इसको कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। और कितना है? 8 to 10 सेंटीमीटर है। और विजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? एसिडिक फ्लूइड यहां पे होता है, एसिडिक होता है, क्लियर, एसिडिक फ्लूइड, क्लियर। तो ये चंद बातें जो है आपने याद रखनी है विजाइना के बारे में। अच्छा बेटा, इसी तरह अगर आ जाए यहां पे यूट्रस, तो विजाइना हो गया, फिर यूट्रस। तो यूट्रस में मैंने कहा बॉडी है, फंडस है और सर्विक्स है, क्लियर। तो सर्विक्स जो है इसके नेक को कहते हैं जो कि एंट्रेंस है टुवर्ड्स द विजाइना। ओके बेटा, फिर अगर इसमें जो है फर्दर यूट्रस में हम बात करें तो बेटा यूट्रस के हवाले से एक और बात, तो यूट्रस के 3 लेयर्स हो जाते हैं। यूट्रस के 3 लेयर्स हैं बेटा। एक को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, क्लियर। दूसरा है मायोमेट्रियम, और तीसरा है हमारे पास एंडोमेट्रियम। अच्छा बेटा, अब इनसे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? तो बेटा अब यहां पे इन 3 बातों पे आपने गौर करना है कि यहां पे एमसीक्यूज के हवाले से क्या क्या बातें आपने याद रखने हैं। तो बेटा अगर आ जाए कि इम्प्लांटेशन अकर इन विच लेयर, चलो अगर यहां पे मैं बेटा ये हमारे पास आउटर लेयर हो गया, तो ये आउटर लेयर जो है ये क्या है? लेट्स सपोज ये आउटर लेयर हमारे पास पेरीमेट्रियम है। फिर उसके बाद दरमियान में हमारे पास मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल से बना होता है, और वो कौन सा है बेटा? दैट इज कॉल्ड व्हाट? मायोमेट्रियम। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और लेयर होता है इंटरनल, और उसको हम कहते हैं क्या बेटा? उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर्स हमारे पास वॉल ऑफ द यूट्रस जो है इन 3 लेयर से बना होता है। अच्छा बेटा, इसमें मस्कुलर कौन सा है? तो ये मस्कुलर लेयर है, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि ओनली मस्कुलर लेयर वो मायोमेट्रियम है। और मस्कुलर लेयर का काम क्या है? तो बेटा कंट्रैक्शन के दौरान, बेबी डिलीवरी के दौरान जो कंट्रैक्शन काज होती है वो इसकी वजह से होती है। तो कंट्रैक्शन जो काज होता है बेबी के लिए, जो कंट्रैक्शन होता है एक्सीटोसिन, तो एक्सीटोसिन रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। आपको अगर मैंने बताया था कि हार्मोन के लिए हमेशा के लिए रिसेप्टर होने चाहिए, और रिसेप्टर जो एक्सीटोसिन के लिए यूट्रस में है, तो अगर आ जाए कहां पे? 1 2 3 कहां पे? मायोमेट्रियम में मौजूद है। ये कंट्रैक्शन करता है और इसी तरह बच्चे को बाहर धकेल लेता है। अच्छा, फिर एंडोमेट्रियम के बारे में आपको क्या होना चाहिए याद? एंडोमेट्रियम के बारे में बहुत सी बातें आपको याद होनी चाहिए, वो आपको बता। तो कोई आपसे कहे इम्प्लांटेशन अकर इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस, तो बेटा एंडोमेट्रियम में हमारे पास क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन यहां पे होता है जब फर्टिलाइज एग यहां पे बन जाती है और वो आके यहां पे इसके साथ अटैच होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं, सही है। और इम्प्लांटेशन इंशाल्लाह फिर एजिंग में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आ जाए इम्प्लांटेशन कहां पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पे होता है बेटा? एंडोमेट्रियम में होता है, क्लियर। अच्छा बेटा, फिर एंडोमेट्रियम को अगर देखा जाए तो बेटा एंडोमेट्रियम के फिर फर्दर हमारे पास 3 लेयर्स है। एंडोमेट्रियम के फर्दर हमारे पास कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है। तो इम्प्लांटेशन अकर इन द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में हमारे पास कितने लेयर्स हो जाते हैं? 3 लेयर। तो एंडोमेट्रियम की फर्दर लेयर्स को डिस्कस करते हैं। एंडोमेट्रियम, ओके बेटा, तो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर, अगर मैं कहूं BSC, यो आपने याद रखना है, सही है। तो बी को हम कहते हैं बेजल लेयर, सी स्पॉन्जी लेयर,
और इसी तरह कंपैक्ट लेयर, कंपैक्ट लेयर। तो बेटा फर्स्ट वन अगर मैं कहूं तो फर्स्ट हमारे पास कंपैक्ट, फिर इसी तरह दूसरा जो है ए फ्रॉम यहां से। तो फर्स्ट यहां पे लेट सपोज, चलो मैं तस्वर कर लूंगा, ये ब्लू जो है ये सारा मैं लेट सपोज अगर ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा जो ब्लू से मैं बना रहा हूं ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये सारा हमारे पास एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम के यहाँ पे हमारे पास कौन सा लेयर मौजूद है, ये मस्कुलर चलो लेट सपोज हो गया, और ये दूसरा जो है इसके इर्द गिर्द कौन सा लेयर हो गया, वो हमारे पास पेरीमेट्रियम हो गया। तो बेटा फिर इसको मैं इस ब्लू को जो है 3 में डिवाइड कर लेता हूं, सही, तो इसको फर्दर 3 में डिवाइड कर लेता हूं। तो इस ब्लू में जो फर्स्ट लेयर यहाँ पे मौजूद है, सही, जो फर्स्ट लेयर तो वो बेसल लेयर है, ये हमारे पास है बेसल लेयर, क्लियर। और बेसल लेयर के बाद चलो बस आप इसको इग्नोर करो बाहर वाले, सही है, बस वो है हमारे पास। फिर उसके बाद जो दूसरा लेयर हमारे पास मौजूद है उसको अलग कलर से, तो दूसरा हमारे पास मौजूद है और उसको हम कहते हैं पहला बेसल लेयर, फिर उसके बाद स्पॉन्जी, अगर यहां से आएंगे, सही है, तो फिर उसके बाद क्या है, स्पॉन्जी लेयर है, तो ये हमारे पास स्पॉन्जी। और फिर उसके बाद जो है वो कंपैक्ट लेयर है, कौन सा है, ये कंपैक्ट लेयर है। ये 3 लेयर है किसके, एंडोमेट्रियम के फर्दर। तो बेटा आपके बुक में कुछ यूज जिक्र नहीं है, आपके बुक में क्या जिक्र है वो आपको बता रहा हूं। तो एंडोमेट्रियम के वो कह रहे हैं 2 लेयर्स है, कितने लेयर्स है, 2 लेयर्स है। एक है बेसल लेयर, बेसल लेयर, और दूसरा है फंक्शनल लेयर, कौन सा, फंक्शनल लेयर। तो बेटा ये फर्स्ट वन जो है ब्लू हमारे पास बेसल लेयर, और ये दोनों, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फंक्शनल लेयर कहते हैं। तो फंक्शनल लेयर में हमारे पास स्पॉन्जी आ जाते हैं, स्पॉन्जी लेयर, और इसी तरह दूसरा आ जाता है कौन सा, कंपैक्ट लेयर। या नाम याद करने की जरूरत नहीं, उसके लिए बस आपके बुक में फंक्शनल लेयर जिक्र है। लेकिन अब अगर आ जाए बेटा ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस एंडोमेट्रियम शेड ऑल ऑफ इट्स लेयर एक्सेप्ट, लेट्स सपोज है, तो अगर आ जाए मेंसेस के दौरान, मेंसेस के दौरान अब एंडोमेट्रियम सारा का सारा जो है ब्लीडिंग में इसी तरह नीचे आ जाता है, या दूसरा जो है हमारे पास स्पॉन्जी लेयर आता है, कंपैक्ट लेयर आता है, बेसल लेयर आता है, तो कौन से, तो बेटा मेंसेस के दौरान ओनली फंक्शनल लेयर डिटेच हो जाती है, वो मेंसेस के दौरान जो है खत्म हो जाती है। तो इसमें फंक्शनल लेयर कौन सा बेटा, फंक्शनल लेयर में, फंक्शनल लेयर जो है वो क्या होता है, डिटेच हो जाता है, और ये जो है मेंसेस के दौरान खत्म हो जाता है, क्लियर, ये मेंसेस के दौरान ये खत्म हो जाता है, इसी तरह फ्लूइड नीचे आ जाता है। तो बेटा ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम रिमूव या डिटेच ऑल ऑफ इट्स लेयर एक्सेप्ट इनर वन। आपके बुक में कुछ इस तरह है, इनर वन, तो इनर वन कौन सा है, बेसल लेयर। आपके बुक में जुमला कुछ भी है कि ये तमाम के तमाम लेयर जो है वो डिटेच कर लेते हैं, चले जाते हैं मेंसेस में, एक्सेप्ट तो बेसल लेयर रह जाते हैं, बाकी ये दोनों जो है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल लेयर। ये हमारे पास क्या होता है, मेंसेस में फ्लूइड में जो ब्लड वगैरह आता है उसमें चले जाते हैं, क्लियर। अच्छा बेटा एक और, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द एंडोमेट्रियम लेयर्स। तो बेटा हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो सिस्टम पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस था, यूट्रस में इसी तरह ये सब कुछ वेजाइना और इसी तरह वो तमाम चीजें डिस्कस कर लिए। फिर इसके बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, ओजेनेसिस, क्लियर। फिर यहाँ पे जो है फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओजेनेसिस डिस्कस करें, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। तो बेटा जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था इसी तरह ओजेनेसिस भी आसान है। अब ओजेनेसिस, क्लियर, ओके बेटा। ओजेनेसिस में क्या होता है, कोई आपसे कहे ओजेनेसिस स्टार्ट डैश ए डैश, तो बेटा बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, प्यूबरिटी, क्या, तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में मेन डिफरेंस यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पे स्पर्म बनते हैं, फिर मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको करवाऊंगा। ओजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, अभी जो है बच्ची माँ के पेट के अंदर ही होती है कि वहीं से उनमें क्या ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, तो इट स्टार्ट बिफोर बर्थ। और ये जो है कंप्लीशन, तो इसके लिए अप टू ईयर्स लगते हैं, इट कंप्लीट्स इन हाउ मेनी ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन क्या है, अप टू ईयर्स। तो ये दो बातें आपने याद रखी, फिर कंपैरिजन में अभी आपको मैं करवाऊंगा कि ओजेनेसिस जो है अगर हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, मंथ्स, डेज या ईयर्स, तो क्या लिखोगे आप, ईयर्स, और व्हेन इट स्टार्ट बिफोर बर्थ, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा फिर ये कंप्लीट होता है या नहीं होता वो आपको अभी बताऊंगा। तो ओजेनेसिस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक सेल आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास सेल मौजूद है और उसको हम क्या कहते हैं, ओगोनियम, ओगोनियम, क्लियर, ये हमारे पास सेल मौजूद है, ओगोनियम। अच्छा ये ओगोनियम जो है अभी आपको मैं बता चुका हूं, ये एन होगा, कैपिटल एन होगा, स्मॉल एन होगा, या कैपिटल 2n होगा या स्मॉल 2n होगा, वो अब। तो बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये दीज आर व्हाट, क्रोमोसोम, और ये क्या है, डिप्लॉइड है, दिस इज व्हाट, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्लियर। अब क्या है ओगोनियम, तो ओगोनियम में क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमारे पास अब वहां पे माइटोसिस हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस में, और उसने ए और बी सेल बनाए थे, और ए वापस चला गया था, बी जो है उसने स्पर्मेटोजेनेसिस आगे स्टार्ट किया था। ओगोनियम में ये नहीं होता, तो इसी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम होता है, ओजेनेसिस कुछ वक्त के लिए होता है फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये एक नर डिफरेंस हो गया, 3 डिफरेंस आपको बता दिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, फिर मैं लिखवाऊंगा अभी, सही है, याद रखना है आपने। तो बेटा ओगोनियम जो है हमारे पास इसमें क्या होता है, इंटरफेज आ जाता है। अब मियासिस स्टार्ट होगा तो मियासिस से पहले क्या होगा, इंटर
फेज होगा। अच्छा बेटा अब शाबाश, अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो, अब ये बताओ शाबाश, ये क्या होगा, क्रोमोसोम के लिहाज से 2n होगा, और डीएनए के लिहाज से क्या होगा, तो वहां पे भी 2n होगा, क्योंकि 2 सेट्स ऑफ डीएनए मौजूद है। क्या है, 2 सेट्स ऑफ डीएनए हमारे पास इसमें मौजूद है। क्लियर, तो ये क्या होगा, 2n और 2n होगा। क्लियर। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, तो अगर आ जाए oogonia इज डैश 2n 2n 3n क्या है 4n, तो आपको पता होना है 2 स्मॉल n 2 कैपिटल n। फिर उसके बाद इसमें जब इंटरफेस हो जाता है, तो इंटरफेस के दौरान यहाँ पे शाबाश, अभी आपके लिए आसान है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम वही एक होगा, तो ये वो सिंगल स्ट्रक्चर है और ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम वही एक होगा, लेकिन डीएनए क्या हो जाएंगे, शाबाश, डबल हो जाएंगे। क्लियर। तो अब ये जो है हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास 2n है। क्लियर है, 2n स्मॉल n, लेकिन कैपिटली ये क्या होगा, 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। क्लियर। अब कोई आपसे कहे शाबाश प्राइमरी ओसाइट क्या है, डिप्लॉइड है और 4n है, मतलब इसमें डीएनए, और प्राइमरी ओसाइट अगर है यहाँ पे, तो अब दूसरी बात, प्राइमरी ओसाइट जब यहाँ पे आ गया, मियासिस 1 अकर इन डैश, रिडक्शनल डिवीजन है, किसमें होता है, प्राइमरी ओसाइट 1 का किसमें होता है, तो प्राइमरी 1, ये आपने याद रखना है। सेकेंडरी उसमें मियासिस 2 होगा। तो मियासिस 1 जो है रिडक्शनल डिवीजन है, जब मियासिस 1 हो जाएगा तो इसमें हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे, एक छोटा इसी तरह और एक साइज में से और बड़ा। तो छोटे में अब एक क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्रोमोसोम आ गया। क्लियर, एक क्रोमोसोम, और यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, एक क्रोमोसोम आ जाएगा। अच्छा शाबाश, मियासिस 1 हो गया, कौन सा, मियासिस शाबाश 1। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा मियासिस 1 हो गया, फिर उसमें क्या होगा, अब ये शाबाश बताओ, ये जो आ गए ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है। क्लियर। अच्छा बेटा, और ये जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये क्यों हुआ है ऐसा, मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा बेटा, तो ये अब ये सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, शाबाश, ये n होगा कि 2n होगा, तो बेटा ये स्मॉल n होगा, और डीएनए के लिहाज से ये क्या होगा, डबल इसमें क्या है, डीएनए है, तो इसीलिए ये क्या होगा, कैपिटल 2n होगा। समझ आ रही है, तो एमसीक्यूज आप इसे हल कर सकते हो। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, ये सेकेंडरी ओसाइट, लेट सपोज यहां पे इसको लेकर आता हूं, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, जिसमें हमारे पास क्या है, सिंगल ऐसे क्रोमोसोम है, हेप्लाइड स्ट्रक्चर है, सही है, अगर ह्यूमन है तो 23 क्रोमोसोम है। अच्छा बेटा, अब जो है इसमें क्या है, 2 डीएनए है, मैंने कहा सेकेंडरी, ये क्या है, वही उसको सेकेंडरी ओसाइट। ओके बेटा, अब इसमें क्या होगा, शाबाश, मियासिस 1 मियासिस 2, मियासिस 2 होगा, मियासिस 2 होगा। जब मियासिस 2 होगा और उसमें भी मियासिस 2 इसी तरह हो जाता है, तो वो यहाँ पे, लेकिन मैं ये एक। अच्छा बेटा, फिर यहाँ पे हमारे पास मियासिस 2 जब हो जाता है, तो एक सेल ऐसे और बड़ा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक और छोटा सेल आ जाता है, तो इसमें अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो है एक ही आएगा बेटा। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी ओसाइट्स में मियासिस 1 हो गया, तो हमारे पास इनमें से एक जो है इसी तरह स्मॉल आएगा, तो दिस इज, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी इससे जो है ये उसको यहाँ पे ला रो, तो इससे 2 और बन जाएंगे। तो अब इनको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सेकंड पोलर बॉडी, सही है, पोलर बॉडीज। अच्छा, तो 3 पोलर बॉडीज हमारे पास बन गए। ओके बेटा, और ये जो बन गया ये हमारे पास क्या है, ओवम है, ये असल में क्या है, ओवम या एग है। क्लियर। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपने, अब ये क्या होगा, तो बेटा अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ओवम हमारे पास क्या है, 2n के 2n होगा, n होगा स्मॉल n, और डीएनए के लिहाज से भी क्या होगा, कैपिटल N होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का बता चुका हूं। अब एक और बात, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंट, के 1 spermatogonium gave rise 4 sperm while 1 oogonium gave rise only 1 ovum, इससे सिर्फ एक ही ओवम, ये another डिफरेंस हो गया। समझ आ रही है। अच्छा बेटा, ये बड़ा सेल जो हमारे पास बन गया, ज़्यादा साइटोप्लाज्म अब यहाँ पे आ गया, ये किस वजह से, तो बेटा इसने जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाना है कहाँ से, फोलिपियन ट्यूब से यूट्रस में, तो उस जनरी के लिए इसके पास फराक वगैरह होना चाहिए, सो देयरफॉर इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म वगैरह, और ये वो तकरीबन 4 to 6 डेज जनरी है, और उसमें उसके लिए फराक होना चाहिए फर्टिलाइजिंग के लिए, तो ये साइटोप्लाज्म को बचा लेता है इसी तरह, और वो फिर उसके नरिशमेंट के काम आता है। समझ आ रही है। तो इस वजह से ये बाकी पोलर बॉडीज बन गए और सिर्फ एक ओवम बन गया। सो दिस इज द होल समरी ऑफ oogenesis। क्लियर बेटा। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्क क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम, oogenesis लाइफ टाइम नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास 1 से 4 स्पर्म बनते हैं, oogenesis में 1 से क्या होता है, हमारे पास एक ही ओवम बनता है, और oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी में पैदा होती है। सही है, वो सारा किस्सा। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है oogenesis बेटा बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कब होता है तो वो आपको बताऊंगा बेटा। अब याद रखना बेटा, oogenesis जब स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ,
तो वहां पे जब स्टार्ट हो जाता है और मियासिस स्टार्ट हो गया तो बेटा इट स्टॉप ओजेनेसिस बिफोर बट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टॉप एट व्हाट एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ये स्टॉप रहता है। एनाफेज 1 में ये क्या रहता है? तो बेटा स्टार्ट तो हो जाता है बिफोर बर्थ, लेकिन कंप्लीट आफ्टर बर्थ होगा। कब होगा आफ्टर बर्थ, लेकिन कब वो आपको बता देता हूं। तो बेटा स्टॉप एट एनाफेज 1 और फिर ये तकरीबन सालों तक प्यूबरिटी तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इसी एनाफेज 1 में ये रहेगा। सही है। फिर उसके बाद जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाते हैं ये, तो बेटा जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाते हैं और जब ओवुलेशन होती है, सही है वो सारा, तो फिर ये जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाए तो ये एक्टिवेट वहां से स्टार्ट हो जाता है। और जब एक्टिवेट हो जाता है तो ओवुलेशन जब होता है तो ये कौन से ओवुलेशन के दौरान? ओवुलेशन के दौरान। सही है। ये कौन से स्टेज में होता है? तो बेटा ये होता है मेटाफेज 2 स्टेज में होता है। ये आफ्टर बर्थ जब प्यूबरिटी तक पहुंच जाते हैं तो हर मंथ एक एग रिलीज होता है। तो जब एग रिलीज होता है उस वक्त यहां पे क्या होता है? ओवुलेशन के दौरान ये क्या होगा? कौन से स्टेज में होगा? मेटाफेज 2 स्टेज में होगा। समझ आ रही है? ये थोड़ा और भी क्लियर करवाऊंगा, लेकिन अब यहां पे आपने इतना याद रखना है कि ओवुलेशन के दौरान ये कौन से स्टेज में होता है? मेटाफेज 2 में होता है। और बेटा इसी मेटाफेज 2 में ये होता है कि स्पर्म आके इसको अरेस्ट कर लेता है और फर्टिलाइजेशन होती है। और इसी मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड बाय स्पर्म। तो मतलब फर्टिलाइजेशन जब होती है उस वक्त भी ये मेटाफेज 2 में होता है। समझ आ गई है बेटा? तो अगर आ जाए कि ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम इज एट विच स्टेज, तो ये एनाफेज 1 मेटाफेज 2 और एनाफेज 1 अगर आ जाए तो वो बिफोर बर्थ वहां पे होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। सही है। अब बेटा यहां पे जब अरेस्टेड बाय स्पर्म मेटाफेज 2, सही है, तो अब यहां पे दो बातें हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहां पे दो बातें हैं बेटा, तो यहां पे ओवुलेशन हो गई, जब ओवुलेशन हो गया मेटाफेज 2 स्टेज में है, तो अब ये आगे मेटाफेज 2 को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा? तो बेटा उसके लिए अब ये है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेटा ये अपने मियासिस 2 को कंप्लीट करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो बेटा ये फिर कभी भी अपने मियासिस 2 को कंप्लीट नहीं करेगा, इसी मेटाफेज 2 में मर जाएगा, डाइट। सही है। तो बेटा द कंप्लीशन ऑफ मियासिस 2 या फुल ओजेनेसिस इज डिपेंड अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो कोई आपसे कहे कि ओजेनेसिस विल कंप्लीट विदाउट फर्टिलाइजेशन या व्हेन फर्टिलाइज, तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगी ओजेनेसिस कंप्लीट होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है कभी भी ओजेनेसिस कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ओजेनेसिस के लिए जो है फर्टिलाइजेशन शर्त है, फर्टिलाइजेशन नहीं तो ओजेनेसिस भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो ये एक और पॉइंट कि ओजेनेसिस व्हेन कंप्लीट जब व्हेन दे फर्टिलाइज। ओके बेटा, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, स्टडी करते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बेटा, एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, और इसी को हम नाम देते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, या सिंपली इसको हम मेंसिस भी कहते हैं, क्या, या जिस तरह हम टर्म में हम मेंसिस। ओके बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसिस या रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है बेटा? द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर in the female reproductive organ. The cyclic changes, monthly cyclic changes है। सही है। तो the cyclic changes that occur inside the female reproductive cycle is called what? menstrual cycle या reproductive, लेकिन cyclic से मुराद monthly। तो बेटा मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह फिर अगर बिहेवियर में भी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो साइकिल जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं एक दिन के बाद तो उसको हम कहते हैं 24 घंटे में, तो उसको हम सर्केडियन कहते हैं। जो मंथली रिपीट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कलूनर कहते हैं। तो ये सर्कलूनर साइकिल है। और जो एयर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्केनवल कहते हैं। और जो दूसरा बताया था लम्हे बाद, तो वो टाइडल, उसके लिए टाइडल। तो बेटा ये आप कौन सा है? सर्कलूनर साइकिल है। ओके, या सर्कुल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंसिस। ओके बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंसिस, ये हमारे पास जो है इसमें आप चंद बातें आपने याद रखनी है। तो बेटा जब भी आ जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ईटा पॉइंट यू से सबसे पहले फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको हम कहते हैं मेनार्क। तो अगर आ जाए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड डैश मेनार्क। एक टर्म आएगा मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जब ओल्ड एज में, तकरीबन मेनोपॉज जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, क्या मेंसेस क्या हो जाते हैं? स्टॉप। जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं कब? तकरीबन 45 to 50 एज, 45 to 50 या बाद में इसी तरह प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, ये एवरेज बता रहे। 45 to 50 एज के बाद फीमेल में मेंसेस खत्म हो जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। तो मेनार्क है कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेनोपॉज कहते हैं स्टॉपिंग ऑफ व्हाट? मेंसेस। क्लियर? और ये कब होता है? अबाउट 40, 45 या 50 ईयर्स के बाद होता है, ऐसे प्रोलॉन्ग भी हो सकता है बाद में। ओके बेटा,
अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गया तो बेटा अब एक और पॉइंट ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा अगर आ जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए एवरेज ड्यूरेशन इसका क्या है, एवरेज ड्यूरेशन, तो बेटा एवरेज बता रहा हूं ये 28 डेज है। क्या है, 28 डेज है। और बेटा ये एवरेज ड्यूरेशन है, लेकिन नॉर्मल क्या होगा, तो बेटा नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो आप सुन लो। अब नॉर्मल जो है हमारे पास ड्यूरेशन एवरेज 28 है, नॉर्मल जो है कहां से 21 डेज से लेकर 35 डेज तक, 21 डेज से लेकर 35 डेज तक, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट नॉर्मल। तो अब याद रखना एक और टर्म क्या है बेटा, कि अगर 21 डेज से कम हो ये साइकिल तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, वो कोई बीमारी होगी। सही है बेटा, तो अगर 21 डेज से कम हो तो वो किसी कोई बीमारी होगी, और उसको हम कहते हैं, अगर 21 डेज से कम हो तो उसको हम कहते हैं क्या बेटा, ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। और अगर 35 डेज से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं पोलीमेनोरिया, पोलीमेनोरिया। क्लियर, तो ये ओलिगोमेनोरिया जब इसका लेंथ 21 डेज से कम हो और 35 डेज से ज्यादा हो तो ओलिगो। अच्छा बेटा एक और लफ्ज आएगा एमेनोरिया, एमेनोरिया ये क्या है, तो बेटा एमेनोरिया जो है हमारे पास व्हाट इज दिस, एमेनोरिया जो है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ व्हाट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ व्हाट, मेंसेस। और एमेनोरिया कब होता है, इसका वन काज हमारे पास क्या है, एजिंग भी है। एमेनोरिया का वन काज, एक काज हमारे पास क्या है, एजिंग। एजिंग में एमेनोरिया मेनोपॉज हो जाता है, बस खत्म हो जाती है। और दूसरा बाजों का एमेनोरिया इनफर्टिलिटी वगैरह भी जो है काज कर लेता है। क्लियर, ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल जो आपको पता होना चाहिए, ओलिगोमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, एमेनोरिया वगैरह। अच्छा बेटा आगे जाते हैं। अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर देखा जाए तो बेटा दो साइकिल चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डेज मैंने आपको बता दिया। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 2 साइकिल्स चलते हैं। सही, तो फर्दर इसमें फर्दर जो है सही, तो बेटा अब यहां पे जो है हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज, तो एक है यूट्रीन साइकिल, यूट्रीन साइकिल, ओके, और दूसरा जो है, ओके, एक है यूट्रीन साइकिल, दूसरा है हमारे पास ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल। क्लियर, एक है यूट्रीन साइकिल और दूसरा क्या है, ओवेरियन साइकिल है। ओके बेटा, यूट्रीन साइकिल और ओवेरियन साइकिल क्या है, तो यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे होते हैं तो उसको हम यूट्रीन साइकिल कहेंगे, और ओवरीज में जो चेंजेस आ रहे होते हैं इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन साइकिल। और इन दोनों को मेंटेन कौन रखता है, तो बेटा इन दोनों को पिट्यूटरी ग्लैंड, या आप यू भी कह सकते हो हाइपोथैलेमस जो है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर हाइपोथैलेमस मेंटेन, तो इन दोनों के दरमियान जो है मेंटेनेंस वो कौन रखता है, रेगुलेशन, रिगुलेट इन दोनों को कौन कर रहा है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। समझ आ रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यूट्रस साइकिल में, यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सही, और ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, और हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, और हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रहा है। सही, क्लियर बेटा। तो अब पहले जो है मैं ओवरी में जो है वो चेंजेस वगैरह पढ़ लेता हूं, फिर यूट्रस में, और फिर दोनों को कंबाइन करके बस क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो आसान है ये। अब सबसे पहले जो है ओवरी में जो चेंजेस है, ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल। क्लियर, तो ओवेरियन साइकिल जो है, अब यहाँ पे बेटा लेट सपोज ये हमारे पास ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, लेट सपोज ये है यूट्रस, सही है, और यहाँ पे हमारे पास ओवरी होते हैं, तो उस ओवरी को मैं इनलार्ज कर देता हूँ। क्लियर, तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या, ओवरी। अच्छा ये यहाँ पे अलग कर दूंगा तो आसान हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल। ओके बेटा, ओवेरियन साइकिल में लेट सपोज ये हमारे पास क्या, ओवरी। क्लियर। अच्छा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो 3 से 1 मैंने कहा प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल जब यहाँ पे होते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ओसाइट से इमेच्योर, तो ये जो सबसे पहले बिफोर बर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। बेटा ये नाम आपने लिख देना है, प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल हर महीने इसमें से चंद लोकल सब्सटेंस की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्राइमोडियल फॉलिकल से फिर हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, और इसमें यहाँ पे कुछ एडिशन लेयर्स आ जाते हैं, जोना रेडिएटा, जोना प्लूसिडा वगैरह वो आ जाते हैं। सही। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल हो गया। सही। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें FSH आ जाता है। कि कौन आ जाता है, FSH। कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और हर महीने FSH क्या कर रहता है, प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करता है इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल में थोड़े और चेंजेस आ जाते हैं, इसी तरह लेयर्स, और इसी तरह ऊम के एयर गिरबी, जोना प्लूसिडा वगैरह ये बन जाते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, FSH। FSH जो है इसको सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज कर लेता है। डन। अच्छा बेटा, फिर जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज कर गया तो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है।
एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है। क्लियर? अच्छा, एस्ट्रोजन क्या करता है वो आपको बता देता हूं। तो अब एस्ट्रोजन जो है इसमें से जो है इसको परमिएबल बना देता है। जब इसको परमिएबल बना देता है, इसमें केविटी फ्लूइड वगैरह अंदर चली जाती है। सही है? तो जब फ्लूइड वगैरह अंदर चली जाती है, इसमें केविटीज इस तरह बन जाती हैं। ये हमारे पास सेल्स वगैरह है और यहाँ पे जो है ऊम मौजूद है। ये लेट सपोज ऊम है, जोना प्लूसिडा इसके इर्द गिर्द है और यहाँ पे इसमें क्या हो जाती है, ये सेल्स है इसके इर्द गिर्द और यहाँ पे इसमें केविटीज बन जाती है। ये किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। डन। और अब इसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल। डन। अच्छा बेटा, अब जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, यहां पे आप याद रखना, तो बेटा LH आ जाता है। अब यहां पे LH आ जाता है और LH जब आ जाता है तो LH के अब यहां से LH आएगा। LH यहां पे में कहां से आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से LH। तो अब LH आ जाता है और LH क्या काम करता है? दो काम। ओवुलेशन कर लेता है। तो बेटा यहां पे क्या ओवुलेशन काज हो जाती है। लेट सपोज ये यहां पे है और ओवम जो है नीचे गिर जाता है और दिस इज कॉल्ड व्हाट? ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन कौन करता है? ये LH करता है। क्लियर? और फिर साथ में ल्यूटेनाइजेशन भी कर देता है और इससे ये जो बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ओवम को कौन रिसीव करेगा? ओवम को जो है फॉलिपियन ट्यूब में यहाँ पे ये रिसीव होगा। इसी तरह फिर आगे इसको, तो ओवम को फॉलिपियन ट्यूब रिसीव करेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? LH जो है दूसरा काम क्या कर देता है? ये इसको कन्वर्ट करता है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में। तो जब कार्पस ल्यूटियम यहाँ पे आ गया, कार्पस ल्यूटियम, अब क्या होगा बेटा? तो कार्पस ल्यूटियम ये ल्यूटेनाइजेशन कहलाता है। और ये किसने किया है ल्यूटेनाइजेशन का काम? तो ये LH के दो काम है, बताया था मैंने उसमें स्टार्ट में, जो कौन सा चैप्टर था? हार्मोन वगैरह। तो ल्यूटेनाइजेशन भी उसने की, ल्यूटेनाइजेशन, और दूसरा क्या किया? ओवुलेशन। ओवुलेशन। अच्छा बेटा, तो ये LH ने किया। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गया? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या स्टार्ट कर देता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आ जाऊंगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन स्टार्ट कर लेता है। क्लियर? अब क्या होगा बेटा? अब ये सारा जो है, अब क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम, अब कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा या बाकी मर जाएगा, इसी तरह ये साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ओवेरियन साइकिल। अब यहाँ पे दूसरे साइड पे मैं जो है यूट्रस साइकिल। यूट्रस साइकिल। ओके बेटा, यूट्रस साइकिल में क्या होता है? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास यूट्रस मौजूद है। क्लियर? दिस इज व्हाट? यूट्रस, सर्विक्स और इसी तरह यहाँ पे वेजाइना। क्लियर? अच्छा बेटा, अब यूट्रस में क्या होता है? तो मैं चलो बस ये एक ही एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं। तो बस ये हमारे पास क्या है? एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम के कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है, वो आपको बता चुका हूं। ये बस आउटर फंक्शनल लेयर हो गया। ये आउटर, ये कौन सा है? ये ब्लू से जो बना रहा हूं, ये फंक्शनल लेयर है। क्लियर? तो ये फंक्शनल लेयर हो गया। अच्छा बेटा, और ये जो है बेसल लेयर है। अच्छा बेटा, अब क्या होगा? सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले क्या होगा? ब्लीडिंग होगा 1 to 5 डेज, तकरीबन 1 to 5 जो डेज है हमारे पास। लेट सपोज ये है हमारे पास ओवेरियन साइकिल। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है 1 to 5 डेज में यहाँ पे ब्लीडिंग और यहाँ पे फिर 28 डेज और ये सब कुछ। अच्छा बेटा, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। मैंने कहा हमारे पास ये ओवुलेशन हो गया। तो ये जो ओवुलेशन होगा ये कौन से डे पे होगा? ये 14th डे पे होगा। तो अगर आज ओवुलेशन अकर एट डेज, तो ओवुलेशन जो है 14th डे पर हो सकता है। और बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए मैक्सिमम चांसेस 14th डे पे। अगर इस दौरान जो है कपुलेशन हो गई तो फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के लिए मैक्सिमम चांसेस है। तो 14th डे पर ओवुलेशन हो जाते हैं और इसी में क्या है? मैंने कहा कि मैक्सिमम चांसेस फॉर ओवुलेशन। ओके बेटा, 14th और फिर 28, इस सबको फिर मैं दोबारा समराइज करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब ब्लीडिंग होगा तो ये सारा जो है यहाँ पे ये रिमूव हो गया। ब्लीडिंग में ये सारा लेयर क्या हो गया? रिमूव हो गया और इसी तरह नीचे आ गया। तकरीबन ब्लीडिंग में ये ब्लड कितना आता है? तो तकरीबन एवरेज 35 ml या बस 20 to 80 ml कह देते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना ही आपने के बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपने 20 to 28 ml या 35 ml तक ब्लीडिंग वगैरह होती है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो है ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सा? तकरीबन 3 to 5 डेज तक यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। सही है? तो 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है। तो 1st से 5th तक ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। डन। ओके बेटा, फिर उसके बाद जब ब्लीडिंग हो गई यहाँ पे लेयर खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? मैंने कहा ये स्टार्ट में जो है 1 to 5 डेज तक यहाँ पे ये सारा किस्सा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद जब ये एस्ट्रोजन आ जाता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, तो एस्ट्रोजन जब यहाँ पे आ जाता है तो ये फंक्शनल लेयर को दोबारा इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल लेयर दोबारा बन गया और ये काम किसका है? एस्ट्रोजन का है। एस्ट्रोजन ने दोबारा क्या किया है? फंक्शनल लेयर फॉर्मेशन की है। अच्छा, एस्ट्रोजन और क्या काम कर लेता है? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो म्यूकस होता है वो क्या होता है? वो होता है थिक एंड स्टिकी। तो दूसरा काम अगर आ जाए एस्ट्रोजन का क्या काम है? तो बेटा एस्ट्रोजन मेक द म्यूकस, ये जो म्यूकस होता है गार्डेड द सर्विक्स, तो बेटा ये हमारे पास स्टिकी होता है और दूसरा जो है हमारे पास थिक होता है। तो एस्ट्रोजन मेक द म्यूकस थिन कर देता है और इसी तरह जो है क्रिस्टलाइन कर देता है। इसमें चैनल्स पैदा कर देता है। किसके लिए? स्पर्म्स के एंट्रेंस के लिए। क्लियर? तो ये भी एस्ट्रोजन कर लेता है। सही बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एस्ट्रोजन ने जो है दोबारा
इसने क्या किया है, दोबारा फंक्शनल लेयर बना दिया है। अच्छा, अगर फंक्शनल लेयर एस्ट्रोजन ने बना दिया है और फिर बिल्कुल 14 डे पर क्या हो गया, हमारे पास ओवुलेशन हो गया। जब ओवुलेशन हो गया कार्पस लूटियम बन गया। अब कार्पस लूटियम जब बन गया तो इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया प्रोजेस्टेरॉन का। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या कर लेता है बेटा, ये जो है एस्ट्रोजन ने इसको क्या किया, दोबारा बनाया। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इसी लेयर को और क्या करेगा, थिक करेगा, इसी लेयर को और थिक करेगा, क्लियर। और इसी लेयर को और जो है वास्कुलराइज करेगा, इसमें वास्कुलर ब्लड वेसल और भी आ जाएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन जो है और क्या काम करेगा, और इसको जो है ग्लैंडुलर कर देता है। यहाँ पे डिफरेंट कॉइल्स स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो क्या है, ग्लैंडुलर। तो बेटा इस स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन जो है लास्ट स्टेज में ये इसको क्या करेगा, मोर सिक्रीटरी, मोर थिक एंड मोर ग्लैंडुलर कर देता है। ये किसका काम है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है। अब उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेट्स सपोज यहां पे है, यहां पे इसने रिसीव किया है किसको, लेट्स सपोज यहां पे जो है एक रिलीज हो गया, डन। अगर इस रिलीज हो गया, इसके लिए स्पर्म आ गया, तो बेटा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अब सुन लो यहां पे दो बातें, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेटा तब क्या होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो तब क्या होता है। तो अब यहां पे सुन लो। तो बेटा सबसे पहले अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो बेटा ये खामोशी से मर जाता है। कौन, एग। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यहां पे आ रहा था, इंतजार कर रहा था स्पर्म का, स्पर्म नहीं आया, यहां पे क्या हो गया, एग मर गया है, डाई हो गया है। अब लेकिन इसको पता नहीं, ये उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए जो है इसको मोर वेलवेटी और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इसको और ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी बना रहे हैं। लेकिन इसको तो पता नहीं कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो साइलेंटली मर जाता है। अब जब साइलेंटली मर जाता है, कार्पस लूटियम को भी पता नहीं होता, उसको भी वो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको सप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये फंक्शनल लेयर जो है ये डिपेंड अपॉन हार्मोन। तो बेटा वो वहां से हार्मोन सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे ये तैयारियां कर रहे हैं, इसको थिक कर रहे हैं और भी ज्यादा थिक कर रहे हैं। लेकिन अभी उसको पता नहीं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और याद रखना कार्पस लूटियम तकरीबन इसका जो एज है तकरीबन ये 12 to 14 डेज तक, 12 to 14 डेज तक, उसके बाद ये मर जाता है। तो बेटा 12 to 14 डेज तक ये सप्लाई कर रहा होता है इसको क्या, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसीलिए ये रिमेन इसी तरह होता है। लेकिन जब 12 to 14 डेज तक कोई उसको मैसेज नहीं मिल जाता, वो मर जाता है। और जब वो डाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर देता है, ये इसको मोर वास्कुलराइज वगैरह कर देता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हुआ, यहीं से हमेशा के लिए याद रखना, अगर एग नहीं आया तो मैसेज चला जाता है। मैसेज कौन सा बेटा, तो यहां पे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कब, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो जाता है और वो क्या कर देता है, इनको ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, यहां पे वेजो कंस्ट्रिक्टर है, और ये क्या कर लेता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज कर लेता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई इसके लिए बंद हो गया, और इसी तरह जब ब्लड सप्लाई यहाँ पे बंद हो गया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो ये दोबारा यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है और ये दोबारा मेंसिस, दोबारा जो है ब्लीडिंग फॉर्म में यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई फिर क्या होता है, तो बेटा अब लेट्स सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, सही है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेटा अब 12 दिन तक वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो जब यहां तक पहुंच जाता है तो बेटा यहां से हैप्पी मैसेज चला जाता है किसको, कार्पस लूटियम को। तो यहां से जो हैप्पी मैसेज जाता है वो आपको बता दूं कार्पस लूटियम को, तो वो जो मैसेज जाता है वो है HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये मैसेज चला जाता है कि आपने जो भेजा था दूल्हा दुल्हन को, वो दोनों पहुंच गए हैं, वो दोनों पहुंच गए। ये कौन, HCG। तो HCG को, इसमें HCG इसको क्या मैसेज देते हैं, इसको मैसेज देते हैं कार्पस लूटियम को कि खुश रहो, आपने जिसको भेजा था वो यहाँ पे पहुंच गया है, तो इसलिए आप अपना सप्लाई जो है 12 से 14 नहीं, आप क्या, आप जो है तब तक हमें प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई करो जब तक हम प्लेसेंटा ना बनाएं। तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन तक यहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो है एक्टिव रहता है। और ये कौन, HCG के आने की वजह से, समझ आ रही। तो HCG के आने की वजह से ये क्या रहता है, अब प्लेसेंटा के फॉर्मेशन तक कार्पस लूटियम डाई नहीं होता और ये प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई कर रहा होता है। और यही HCG बेटा, दिस इज अ साइन फॉर, यही HCG जो है ये क्या है बेटा, ये जो है हमारे पास प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो बेटा प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए कि आया यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, तो बेटा ये ब्लड में भी आता है और इसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए चेक करते हैं। प्रेगनेंसी जो है टेस्ट होता है उसमें भी HCG को चेक किया जाता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन जो है HCG। ओके बेटा, तो अब मैं सारा ये समरी आपको बता देता हूं, फिर इसको एक साथ करके यूट्रस साइकिल और आगे समझा देता हूं, सही। तो बेटा मैंने कहा अगर कोई आपसे कहे कि यूट्रस साइकिल, तो यूट्रस साइकिल में सब 2 साइकिल है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में सब 2 साइकिल हैं, एक यूट्रस साइकिल, दूसरा जो है ओवेरियन साइकिल। ओवरी में क्या होता है ये सब आपको मैंने बता दिया, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और इसी तरह फिर ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस लूटियम वगैरह, सही है। अच्छा बेटा, अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि ओवुलेशन जो होता है ये कब होता है, 14 डे पे होता है। कौन करता है, LH करता है। और फिर कार्पस लूटियम जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कार्पस लूटियम कैसे बनता है, ल्यूटेनाइजेशन कौन करता है, तो वो भी LH करता है। और ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल कौन बनाता है, ये FSH बनाता है, सही है, क्लियर बेटा। अच्छा, फिर यहाँ पे
मैंने कहा कि फर्स्ट डे में हमारे पास फंक्शनल लेयर चला जाता है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा स्टेज होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें ये एस्ट्रोजन जो है दोबारा इसको बनाना स्टार्ट कर लेता है। जब इसको दोबारा बनाना स्टार्ट कर लेता है फिर क्या होता है, दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं, इसको 10 म्यूकस को 10 और क्रिस्टलाइन बना देता है। जब 10 और क्रिस्टलाइन बना देता है इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म। फिर उसके बाद क्या होता है 14 डे पर हमारे पास ओवुलेशन हो जाती है। अब अगर ओवुलेशन हो गई और ओवुलेशन हो जाती है और दूसरा जो है कार्पस लूटियम भी बन जाता है। कार्पस लूटियम जब बन गया तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन इसको मोर वास्कुलराइज, मोर सिक्रेटरी, मोर इसको क्या कर देता है, ग्लैंडुलर कर देता है। अब यहां पे उसके बाद क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती तो बेटा ये साइलेंटली मर जाता है। कौन, बता चुका हूं कौन बेटा, एग। कौन से फेज में, मेटाफेज 2 फेज में, सही है। ये ओवुलेशन जो होती है कौन से स्टेज में होती है, मेटाफेज 2 फेज में, ये उस वक्त होता है। अच्छा बेटा, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये बेचारा जो है मियासिस को कंप्लीट नहीं कर सकेगा और मर जाएगा। अब ये जो मरा है कंप्लीटली साइलेंटली मरा है। अब यहाँ पे इसको पता नहीं, ये प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई कर रहा है कब तक, 12 से 14 दिन तक। और यहाँ पे जो है ये तैयारियां करे, उसके लिए बेड वगैरह सब कुछ जो है आएगा। कौन आएगा, कौन आएगा, यहाँ कौन है आने वाला, तो कौन आएगा, फर्टिलाइज एग आएगा। तो अब जब यहाँ पे वो आ गया तो फिर क्या होगा बेटा, अगर नहीं आया तो क्या होता है, अगर आया तो फिर, तो अब चूंकि वो नहीं आया 12 से 14 दिन तक ये तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अब जब नहीं आया ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर लेते हैं और प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पे इसको वेजोकंस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और फिर ये फंक्शनल लेयर दोबारा मेंसेस, इसी तरह ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर हैप्पी मैसेज यहाँ पे जब पहुंच जाता है हैप्पी मैसेज HCG। HCG कौन करता है, तो ये एजिंग में फिर बताऊंगा, ट्रोफोब्लास्ट। तो HCG चला जाता है कार्पस लूटियम से, कहता है आपने जो भेजा था यहां से ओवरी से जो आया था वो पहुंच गया है, अब आप जो है अपना इमदाद, और इमदाद उसका क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, जारी रखे तब तक जब तक हम अपना प्लेसेंटा डेवलप ना करें। क्योंकि प्लेसेंटा जब बनेगा फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन उसकी जरूरत नहीं होगी, फिर वो जो है वो मर जाएगी, कोई भी जरूरत नहीं उसकी फिर, लेकिन प्लेसेंटा फॉर्मेशन तक वो प्रोजेस्टेरॉन सप्लाई करेगा। दिस इज द होल। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इन दोनों को कंबाइन करके बस आसान सा बता दूं। तो बेटा अब जब मैंने कहा कि यूट्रस साइकिल जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो यूट्रस साइकिल में 3 स्टेजेस में आपको बता दूं। तो 3 स्टेजेस में एक जो स्टेज है वो है मेंसेस, सही है, मेंसेस। तो मेंसेस हमारे पास 1 to 5 डेज, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लीडिंग कितनी होती है, 3 to 5 डेज तक यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो है फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डिटेच हो जाता है। कौन सा फंक्शनल लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम का, ऑफ एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होता है, डिटेच होता है। क्लियर। तो ये इवेंट्स यहाँ पे होते हैं 1 to 5 डेज में, ये 6 इवेंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा बेटा, और इसमें आपने याद रखना है एस्ट्रोजन, सॉरी ओवेरियन जो हार्मोन है, ओवेरियन कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, लेस होगी, लो कंसंट्रेशन उसकी होगी। और FSH और LH जो है, FSH जो है तो बेटा वो जो है वो लो है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन नीचे जाएगी, और FSH LH की स्टार्ट इंक्रीजिंग, इसकी कंसंट्रेशन जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये सारे इवेंट जो है 1 to 5 डेज में। अब 1 to 5 डेज के बाद यहाँ पे दूसरा जो स्टेज होगा वो हमारे पास क्या है बेटा, अच्छा बेटा ये जो मेंस, फिर उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो स्टेज होगा वो है प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, या इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा बेटा, ये प्री ओवुलेटरी क्यों कहते हैं, प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं, ये 6 to 14 डेज तक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, प्री ओवुलेटरी क्यों कहते हैं, तो प्री ओवुलेटरी ओवेरियन साइकिल की वजह से कहते हैं, क्योंकि वहां पे ओवुलेशन अभी नहीं हुआ होता। ये ओवेरियन साइकिल जो मैंने अभी आपको बता दिया उसकी वजह से, सही है। और प्रोलिफरेटिव क्यों कहते हैं, ये यूट्रस साइकिल की, वहां पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है, यहाँ पे ये यूट्रस साइकिल की वजह से कहते हैं उसको, समझ आ रही है। तो प्री ओवुलेटरी मतलब ओवरी में ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन से पहले जो स्टेज, और प्रोलिफरेटिव यूट्रस में जो प्रोलिफरेशन, दोबारा यूट्रस क्या बनाता है बेटा, फंक्शनल लेयर बनाता है। ओके बेटा, प्री ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये किसकी वजह से कहते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं, तो मैंने कहा एस्ट्रोजन सीक्रेट हो जाता है यहाँ पे। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है हमारे पास मैंने कहा लेयर बना, फंक्शनल लेयर बनाएगा। ये क्या करेगा, फंक्शनल लेयर बनाएगा। और दूसरा जो है म्यूकस जो गार्ड होता है, गार्डेड सर्विक्स को जो गार्ड करता है, उसको क्या कर देता है, उस म्यूकस को हमारे पास क्या कर देता है, थिन कर देता है और क्रिस्टलाइन कर देता है। ये कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, समझ आ रही है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है आगे 14 डे पर हमारे पास क्या हो जाती है, ओवुलेशन हो जाती है। लास्ट में ओवुलेशन कौन करता है, तो ये LH करता है। 14 डे पर LH आ जाता है और वो क्या कर देता है, ओवुलेशन कर लेता है। और जब ओवुलेशन हो जाती है उस वक्त ये किस फेज में होता है, मेटा फेज 2 में होता है, ये भी आपको पता है। और साथ में LH जो है दूसरा काम भी कर लेता है, एक ओवुलेशन कर लेता है और दूसरा रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट करता है किस में, कार्पस ल्यूटियम में, यानी ल्यूटिनाइजेशन भी LH कर देता है। क्लियर। अब जब ल्यूटिनाइजेशन हो गई, कार्पस ल्यूटियम बन गया, अब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन स्टार्ट होगा, वो क्या करता है, नेक्स्ट फेज में, अब उसको पढ़ेंगे। तो बेटा अब जो है इसके बाद नेक्स्ट फेज वो हमारे पास क्या है, थर्ड। तो थर्ड फेज हमारे पास अगर ओवेरियन साइकिल के लिहाज से तो उसको हम कहेंगे पोस्ट या पोस्ट ओवुलेटरी फेज,
या इसको हम कहते हैं अगर यूट्रस के हवाले से तो बेटा प्रोलिफरेटिव, और दूसरा हमारे पास जो है ओवरी के हवाले से उसको हम कहेंगे सिक्रीटरी, सॉरी सिक्रीटरी फेज। अच्छा, सिक्रीटरी फेज में क्या होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और दूसरा सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज यूट्रस के हवाले से, क्योंकि वहां पे यूट्रस के जो फंक्शनल लेयर है वो क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन अपना काम कर लेता है, और ये क्या कर देता है, फंक्शनल लेयर को मोर थिक कर देता है, सही, वास्कुलर कर देता है, शाबाश, और इसी तरह ग्लैंडुलर कर देता है, ग्लैंडुलर कि वो क्या करे, डिफरेंस हमारे पास ग्लाइकोजन वगैरह वो सिक्रीट करे, किसके लिए, फॉर एम्ब्रियो। तो ये प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे ये सारा किस्सा हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पे 28 डे पर दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर बेटा। ओके बेटा, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास, तो इसमें एमसीक्यूज डिफरेंट मैंने आपको बता दिए। ओव्यूलेशन कब होता है, ल्यूटेनाइजेशन कौन करता है, फर्स्ट जो लेयर बनाता है फंक्शनल लेयर कौन बनाता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, सही, और नॉर्मल पीरियड वो सब कुछ क्लियर। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर का जो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। तो बेटा सिंपली आसान सा बताओ, इसमें एक हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो बस आसान सा आपको बता दूं, इनफर्टिलिटी हमारे पास एक है फीमेल में और एक हम जिक्र करेंगे मेल में। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले अगर फीमेल इनफर्टिलिटी जिक्र किया जाए तो फीमेल इनफर्टिलिटी से क्या मुराद है, तो बेटा फीमेल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, अच्छा फीमेल इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, अगर फीमेल जो है नॉट बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट ना हो और नॉट रिटेन द प्रेगनेंसी, या प्रेग्नेंट हो लेकिन प्रेगनेंसी को रिटेन नहीं कर सकती, तो उस फीमेल को हम क्या कहेंगे, इनफर्टाइल फीमेल कहेंगे। और ये बीमारी जो है वो क्या होगी, फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी से जब आ जाए तो दो बातें आपने याद रखनी है, पहला नॉट बीइंग प्रेग्नेंट और नॉट रिटेन प्रेगनेंसी, ये दो बातें, नॉट बीइंग प्रेग्नेंट या नॉट रिटेन प्रेगनेंसी, ये दो बातें जिसमें होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी, उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी। ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, तो ये आपने अब याद रखने हैं। तो बेटा प्रेगनेंसी के लिए कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। तो वो चीजें जब बता दूं कि उसके लिए क्या जरूरी है, तो फिर उनमें कोई भी प्रोसेस, कौन से वो प्रोसेस है जो कि फीमेल को प्रेग्नेंट बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उनमें से जो एक भी अगर क्या होगा उसमें खराबी होगी तो फीमेल इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले होना चाहिए ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, तो बेटा ओव्यूलेशन अगर होगा प्रेगनेंसी होगी, अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ओव्यूलेशन में अगर डिस्टर्बेंस है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा, ओव्यूलेशन हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन, स्पर्म उसके साथ मिलेगा, अगर स्पर्म नहीं मिल रहा किसी वजह से, सही है, अगर स्पर्म नहीं मिल रहा है किसी वजह से तब भी फिर क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी। और फोर्थ वन जो है इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हो गई है लेकिन इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही, तब भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी। तो ये तीन मेन काजेज है, जब भी इसमें कोई भी माल फंक्शनिंग आएगा तो इसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी होगी। इसके अलावा क्या, फेब्राइड टिश्यूज जो है वो हमारे पास अगर यूट्रस में हो, नॉन कैंसरियस, तो उससे भी फीमेल इनफर्टिलिटी आ जाती है, सही है। सो दीज आर डिफरेंट फीमेल एक्सेट्रा। या यूट्रस का जो शेप है वो हमारे पास कोई चेंज है, हार्मोनल कोई वजह है, तो ये सारे जो है हमारे पास काज वर्ड फीमेल इनफर्टिलिटी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर आ जाए कि फीमेल इनफर्टिलिटी किसकी वजह से काज होती है, ओव्यूलेशन में डिस्टर्बेंस की वजह से, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रही, इम्प्लांटेशन में कोई डिस्टर्बेंस है, फेब्राइड टिश्यू है, यूट्रस के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो दीज आर लीड्स टू फीमेल इनफर्टिलिटी। क्लियर। ओके बेटा, लास्ट वन जो है वो हमारे पास है मेल इनफर्टिलिटी। तो बेटा मेल इनफर्टिलिटी, अब मेल इनफर्टिलिटी किसकी वजह से काज होता है, इनफर्टिलिटी। तो मेन इनफर्टिलिटी का आसान सा आपको बता दूं, उनमें से सबसे पहला जो काज है वो है वेरिकोसेल। वेरिकोसेल क्या होता है वो आपको बता देता हूं, वेरिकोसेल। अच्छा, दूसरा हमारे पास है वेरिकोसेल, और वेरिकोसेल क्या है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अच्छा दूसरा बेटा, मेल इनफर्टिलिटी जब सीमन हमारे पास ना हो, तो बेटा सीमन में जब स्पर्म ना हो, बिल्कुल एब्सेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, सीमन है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या, इनफर्टिलिटी। और तीसरा जो है स्पर्म है लेकिन कम है, नॉर्मल से कम है, तो नॉर्मल मैंने आपको रेंज बताया था 1 ml में कितना है, तो 1 ml में हमारे पास 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म्स है, तो उससे अगर कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, तो ओलिगोस्पर्मिया जो है लेस काउंट, जब स्पर्म काउंट लेस हो तो है वेरिकोसिली, एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। और इसी तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस,
cystic fibrosis. So these all are the causes of male infertility. वेरिकोसिली क्या है? लेट्स सपोज ये है टेस्टिस, टेस्टिस के इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पे वेन आता है, तो वेन जब ये इनलार्ज हो जाता है तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, जब ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको बताया है कि टेस्टिस के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तकरीबन हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज पर हमारे पास टेम्परेचर जाए और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 और इसी तरह इससे वो है। तो अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसके वजह से हमारे पास वेरिकोसिलिस को कहते हैं और इसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है। दूसरा, स्पर्म पैदा होते हैं लेकिन मोटाइल नहीं है। स्पर्म मोटिलिटी इज आल्सो नॉन मोटाइल स्पर्म, नॉन मोटाइल स्पर्म, इट इज आल्सो फ्लैजेला वगैरह उसमें नहीं है, तो इट इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, एमसीक्यूज कैसे आएंगे? तो बेटा अगर आ जाए सिंपल एमसीक्यूज, विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी एक्सेप्ट, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। तो बेटा एक याद करो, दूसरा हमारे पास आसान है, तो आ जाए सिस्टिक फाइब्रोसिस, लेट्स सपोज, और बी डिस्टर्बेंस है ना, डिस्टर्बेंस एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, सी जो है हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, और डी जो है हमारे पास वेरिकोसिल, सही है, वेरिकोसिल इसी तरह। तो बेटा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर causes of male infertility except, तो एक्सेप्ट कौन सा होगा? डिस्टर्बेंस इन फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है? ये इनफर्टिलिटी काज करता है लेकिन फीमेल में है, समझ आ रही है? तो इसी तरह इस लिहाज से आपने एमसीक्यूज याद करने हैं, मेल इनफर्टिलिटी के लिए वो काजेस और फीमेल दोनों अगर याद हो तो फिर आप एमसीक्यूज में डिस्टर्ब कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके बेटा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास इन्फेक्शन, दूसरा एक टर्म आता है बेटा एबार्शन। ओके बेटा, एबार्शन क्या है? तो बेटा एबार्शन हम कहते हैं इसको, एबार्शन, इसके लिए टर्मिनेशन या रिमूवल, सही है, टर्मिनेशन या रिमूवल ऑफ, या लॉस भी कह सकते हो, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन, रिमूवल या लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, और क्या फीटस या एम्ब्रियो, इज कॉल्ड व्हाट? एबार्शन। क्लियर? तो ये तीनों टर्म उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा बेटा, अब एबार्शन जो है हमारे पास अगर दो किस्म का है, ये एक क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। तो एबार्शन हमारे पास एक है स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है इंड्यूस। तो बेटा स्पॉन्टेनियस जो है हमारे पास, इसको एक और नाम भी कहते हैं मिसकैरिएज, तो इसको हम मिसकैरिएज भी कहते हैं, सही है, मिसकैरिएज। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जो खुद बखुद हो, इंटरनल किसी फैक्टर वगैरह की वजह से हो, क्रोमोसोम, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम म्यूटेशन, उसकी वजह से भी हो सकता है, इंटरनल हार्मोन वगैरह की वजह, या इंटरनल किसी वजह से हो। और इंड्यूस ये हम खुद करें, बजाते खुद करें, सही है, कि कोई जो है फीमेल है वो चाहती है कि आई एम नॉट वांट टू बी प्रेग्नेंट, तो फिर उसके लिए क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स वगैरह वो यूज कर लेती हैं, या दूसरा भी मैनर है उसके जरिए जो है, एक फिजिकल मैनर है उसके जरिए जो है उसको रिमूव कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस प्रेगनेंसी कहते हैं, सही है। तो अगर पर्सन खुद करे तो वो इंड्यूस, और अगर उसकी चाहत नहीं आ तो चाहत खुद है, यहाँ पे चाहत नहीं है, खुद बखुद हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस या मिसकैरिएज कहते हैं। और मोस्ट जो मिसकैरिएज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, 7th वीक पर हो जाती है, मोस्टली जो होते हैं वो कहाँ पे? 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मोस्टली जो हमारे पास मिसकैरिएज होता है 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर होता है। अच्छा बेटा, ये तो था हमारे पास एबार्शन की एक क्लास। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एबार्शन, अगर ड्यूरेशन के बेस पर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक एबार्शन जो कि बिफोर 20th वीक होता है और एक आफ्टर 20th वीक होता है। तो अगर आ जाए एमसीक्यू, शाबाश, एबार्शन डेट अकर बिफोर 20th वीक, तो बेटा उसको हम कहते हैं मिसकैरिएज उसको भी कहते हैं। क्लियर? उसके लिए भी टर्म इस्तेमाल होता है क्या? अगर क्या हो, एबार्शन हो लेकिन बिफोर 20th वीक तो उसको भी मिसकैरिएज, और अगर आफ्टर 20th वीक हो तो उसको हम प्रीटर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। समझ आ गई है? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ड्यूरेशन। फर्स्ट वीक 20 वीक से पहले और 20 वीक के बाद अगर हो जाए तो उसके लिए अलग अलग नाम है। दिस इज ऑल अबाउट सर व्हाट? एबार्शन। लास्ट बेटा इन्फेक्शन। तो बेटा इन्फेक्शन जो है जो इसमें होती है डिफरेंस, सही है, डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में, तो उसमें एक है गोनेरिया और एक है बेटा सिफिलिस। अच्छा बेटा, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताऊंगा इसमें। तो अगर आ जाए गोनेरिया इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, तो बेटा बैक्टीरिया, काज्ड बाय व्हाट? बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, दूसरा अगर आ जाए सिफिलिस इज बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज या काज्ड बाय फंजाई, तो बेटा इट इज आल्सो काज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल, दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। डन? अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया काज करता है? तो दूसरा आपको नाम पता होना चाहिए, तो वो है नाइजीरिया गोनेरिया। नाइजीरिया गोनेरिया।
हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है जो कि काज करता है गोनेरिया को। अच्छा बेटा, और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये कौन, तो ये ट्रेपेनोमा पैलेडियम, पैलेडियम जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो काज करता है। क्लियर, आसान हो गया। अच्छा, फिर आपको बैक्टीरिया के नाम भी पता हो, अगर आ जाए सिफिलिस काज बाय डैश, नाइजीरिया गोनेरिया, ट्रेपेनोमा पैलेडियम या बोथ आर नन, तो आपने क्या कहना है, हमारे पास ट्रेपेनोमा पैलेडियम, क्योंकि जो कि क्या है, बैक्टीरिया। एक और एमसीक्यू इसी तरह याद, नाइजीरिया गोनेरिया इज डैश, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, क्या, तो बैक्टीरिया है। एक और एमसीक्यू जैसे आ सकता है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम इज डैश, कौन कौन सा, हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई है, क्या है, तो बैक्टीरिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको हल कर सकते हो। क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जरूरी नहीं, जहां पे गिवन है बेटा, बस वो बैक्टीरिया चैप्टर में आपको बताऊंगा। ग्राम पॉजिटिव जो उसको कहा हुआ है वही आपने याद करने हैं, सही है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद गोनेरिया में क्या होता है, नाइजीरिया में क्या होता है, तो वो आपको बता दूं बेटा सिंपल। गोनेरिया में हमारे पास यहाँ पे क्या, अगर मेल आ जाए सिंपल या फीमेल आ जाए, तो बेटा मेल में यहाँ पे यूरेथ्राइटिस काज कर रहता है, यूरेथ्राइटिस सिंपल, बस एक आपको पता होना चाहिए। दूसरा पीनस में हमारे पास वहाँ पे भी कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह यूरिनेशन के दौरान होती है। अच्छा, फीमेल में जो है वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग, सही है। और साथ में जो है वेजाइनल जो डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, बस डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, सही है, एंड ब्लीडिंग। क्लियर, ओके बेटा। तो ये जो है गोनेरिया, ये फीमेल में। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट, तो बेटा ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन, शाबाश, एंटीबायोटिक है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, वायरस के लिए एंटीवायरल, पेनिसिलिन और इसी तरह टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा ये दे देते हैं। क्लियर। अच्छा बेटा, तो दीज आर, अब सिफिलिस जो है इसके बारे में आपको बता दूं बेटा, तो सिफिलिस अगर आ जाए इसमें चंद हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो बेटा एमसीक्यूज आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट सपोज मैं नाम देता हूं गोमस, सही है, इसी तरह शेंकर, शेंकर, सही है, इसको हम शेंकर इस तरह भी लिख सकते हैं, शेंकर, गोमस, और पिंक रैशेज ऑफ स्किन। तो बेटा ये तीन अब आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज द प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स, सेकेंडरी साइन एंड सिम्टम एंड टर्शरी अगर आ जाए साइन एंड सिम्टम ऑफ सिफिलिस। तो बेटा सबसे पहले अगर शेंकर, तो शेंकर हमारे पास क्या है, ये शेंकर, शेंकर, या दूसरा जो SH इसी से भी लिख सकते हो, शेंकर, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी साइन एंड सिम्टम है सिफिलिस का। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो एक्नीज वगैरह होता है पीनस के ऊपर और विजाइना के अंदर, फीमेल में वहां पे जो है वो पैरा हो जाती है, जिसकी वजह से पेन वगैरह होता है। अच्छा बेटा, सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पिंक रैशेस ऑफ स्किन, तो वो सेकेंडरी है। और अगर टर्शरी आ जाए वो क्या होगा, तो गोमास फॉर्मेशन। गोमास क्या है बेटा, नॉन कैंसरिशियस आउट ग्रोथ, वहां पे स्किन वगैरह के ऊपर, सही है। तो बेटा दीज ऑल आर द डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी साइन एंड सिम्टम ऑफ सिफिलिस। आप ईटा में से आप अगर याद हो तो इसको हल कर सकते हैं। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम।